गुड मॉर्निंग, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हाजिर हूं मैं आज आपके सामने डेवऑप्स का लेक्चर नंबर 12 लेके, जिसमें आज हमें देखना है कि यार गिट में कितनी स्टेजेस होती हैं, कौन कौन से टर्म्स हम इस्तेमाल करने वाले हैं, क्योंकि सारी टेक्निकल टर्म्स का मालूम होना भी आपके लिए बेहद जरूरी है। इसके अलावा आज जो प्रोसीजर हम समझेंगे वो बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। पिछले लेक्चर में हमने क्या बात की थी, एक बार उसे रिवाइज कर लेते हैं। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था सोर्स कोड मैनेजमेंट के बारे में, अगर आपको याद हो तो, और उसमें मैंने आपसे दो चीजें डिस्कस करी थी। एक सेंट्रलाइज वर्जन कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, CVCS क्या होता है, और उसके बाद मैंने डिस्कस किया था कि डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम क्या होता है। हालांकि एक चीज और बता दूं कि सेंट्रलाइज से पहले भी एक आता था लोकल वर्जन कंट्रोल सिस्टम, लोकल वर्जन कंट्रोल सिस्टम, और उसके बाद आया था सेंट्रलाइज्ड, और उसके बाद आया था डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम। लोकल का मतलब क्या है कि आपके जो लैपटॉप है, आप अपने लैपटॉप के अंदर ही, मशीन में ही वर्जनिंग कर रहे हैं, उसके अंदर ही आप डिफरेंट डिफरेंट वर्जन्स बना के रख रहे हैं। उसके लिए टूल्स आते थे, वो लैपटॉप में ही आपके वर्जन्स क्रिएट करके रख देते थे। तो उससे फायदा क्या होगा कि आपको जो भी वर्जन चाहिए, आपने पहले जो काम किया था उस टाइम जो अपडेट किया था, वो फाइल आपको वापस मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन उसमें नुकसान क्या था कि अगर लैपटॉप खराब हो गया, हार्ड डिस्क खराब हो गई, तो सारे के सारे आपकी जो मेहनत है वो खराब हो जाएगी, आपका जितना भी काम है वो लॉस हो जाएगा। इसी का एडवांटेज हमने उठा के और इसी में इंप्रूवमेंट करके हमने बनाया सेंट्रलाइज्ड वर्जन कंट्रोल सिस्टम, जिसमें हम क्या करते थे, एक रिमोट लोकेशन पे दूसरी जगह किसी सर्वर पे एक सेंट्रलाइज्ड स्टोरेज होती थी, जहां हम अपने डेटा को पुश कर देते थे या भेज देते थे। तो उससे क्या होता था कि अगर हमारे मशीन जो है उस पर अगर कुछ खराबी भी आ रही है तो कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि हमारा जो डेटा है वो सेंट्रलाइज्ड सर्वर पे कहीं और पड़ा हुआ है। लेकिन अब इसमें भी ये इशू था कि अगर वो सर्वर खराब हो गया तब क्या करेंगे, क्योंकि सारा डेटा उस सर्वर पे पड़ा है। तब जो बाद में चीज आई वो आई डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम, और गिट जो है वो एक डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम है। इसके अलावा मर्क्यूरियल जो आता है, मैं नाम भी लिख देता हूं, मर्क्यूरियल, ये भी एक डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम है, बट ये हमें अभी ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना है। हालांकि ये भी ऐसा नहीं है कि ये खराब है या इनके कोई नुकसान है, हर काम के लिए अलग अलग तरीके के वर्जन कंट्रोल सिस्टम मार्केट में आते हैं, पर जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है वो गिट है। किसने बनाया था, लाइनस टोरवल्ड ने बनाया था। ये सारी बातें मैं आपको बता चुका हूं। क्यों बनाया था, क्योंकि बिटकीपर नाम का, मैं आपको दोबारा बता देता हूं, बिटकीपर नाम का वो एक टूल इस्तेमाल करते थे जो दूसरे बंदे का था, दूसरी कंपनी का था, और उसने उसे 2004 या 2005 के आसपास उससे वापस ले लिया। उन्होंने कहा कि अगर अब आपको बिटकीपर इस्तेमाल करना है तो आपको पैसे देने पड़ेंगे। तो फिर उनका जो था टाई अप टूट गया, और उसके बाद लाइनस टोरवल्ड ने खुद का एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम बनाया जिसका नाम उन्होंने गिट रखा। ठीक है, अब गिट के पीछे क्या हिस्टोरी है वो बात की बात है। अच्छा, दूसरी बात मैंने आपसे डिस्कस की थी कि गिट का गिट हब के साथ कोई संबंध नहीं है। गिट हब एक अलग चीज है, एक सर्विस है। गिट हब एक सर्विस है, जबकि गिट जो है ये एक सॉफ्टवेयर है, और नाम जरूर सेम सेम लग रहा है, बट इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये एक अलग चीज है। ठीक है, ऐसे ही एक गिट लैब आता है, गिट लैब, वो भी अलग है, वो भी एक सर्विस है। आप ये कह सकते हैं ये भी सर्विस है, ये भी सर्विस है, आपकी मर्जी है, आप गिट के साथ इसे इस्तेमाल करना चाहते हैं या इसे इस्तेमाल करना चाहते हैं, या और भी मार्केट में सर्विसेज अवेलेबल है, आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गिट एक सॉफ्टवेयर है जो आपको अपने मशीन पे इस्तेमाल करना है, और ये सब वो सर्विस है जहां आपकी सेंट्रल रिपोजिटरी पड़ी है, जहां आप उसे स्टोर कर सकते हैं। आप इन चीजों को स्टोरेज मान के चल सकते हैं कि गिट हब एक स्टोरेज है, गिट लैब एक स्टोरेज है, सेंट्रल स्टोरेज है, जहां मैं अपने डेटा को स्टोर करके रख सकता हूं, सेव करके रख सकता हूं। तो इन्हें आप सेंट्रल रिपोजिटरी कह सकते हैं। ठीक है, तो यहां तक की बात हमारी क्लियर हो गई है। अब आज हमने देखना है कि भैया हमारी जो स्टेजेस हैं वो कितनी होती है, गिट का वर्क फ्लो क्या है। तो गिट का वर्क फ्लो अब हम समझ लेते हैं। वर्क फ्लो को समझने के लिए मैं अभी क्या करता हूं, मैं आपको वो सिनेरियो बता रहा हूं जो हम लैब में करने वाले हैं। लैब में हम किस तरीके से करेंगे, गिट किस तरीके से काम करता है, एक बार उस सिनेरियो को देख लेते हैं। सपोज करिए मेरे पास दो मशीन है, EC2 लिनक्स मशीन मेरे पास है। तो मैंने अपनी दो मशीन बना ली है यहाँ पे। ये मैंने एक बनाई है मुंबई के अंदर, और एक मैं बना लेता हूँ सिंगापुर के अंदर। ठीक है, या इसको चलो मैं बाद में बनाता हूँ। ठीक है, तो मैंने मुंबई के अंदर एक लिनक्स मशीन जो है मेरी EC2 लिनक्स मशीन, वो मैंने लॉन्च कर ली। ठीक है, तो EC2 लिनक्स मशीन मैंने लॉन्च कर दी है मुंबई के अंदर। अब इस लिनक्स मशीन के अंदर मैं क्या करूंगा, इस लिनक्स मशीन के अंदर सबसे पहले मुझे इंस्टॉल करना है गिट। ठीक है, मैं गिट इंस्टॉल करूंगा, कमांड चलाऊंगा मैं।
और मैं गिट को इंस्टॉल कर दूंगा। तो मेरी लिनक्स मशीन है वहां पे, क्योंकि गिट का एक टूल होता है, एक सॉफ्टवेयर है गिट, तो लिनक्स में आपको पहले उसे इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप जैसे इंस्टॉल कमांड चलाएंगे वो सब मैं आपको बताऊंगा। तो यहां पे क्या होगा, गिट इंस्टॉल हो जाएगा, क्योंकि कोई भी सॉफ्टवेयर है वो आपको पहले इंस्टॉल करना पड़ता है। अब अमेजन पे कर रहे हैं तो हम लिनक्स पे इंस्टॉल करेंगे, अगर आप अपनी लोकल मशीन पे भी कर रहे हैं तो गिट आपको फ्री अवेलेबल है। गिट जो है वो फ्री है, ये आपको याद रखना है। गिट हब फ्री नहीं है, गिट हब की कुछ सर्विसेज फ्री हैं, बट गिट आपका कंप्लीटली फ्री है, ठीक है। तो लाइनस टोरवल्ड की ये अच्छी बात है कि वो बंदा जो कुछ भी बनाता है वो ओपन सोर्स बनाता है, ये भी एक ओपन सोर्स है, तो ये फ्री है। तो ये आपको फ्री मिल जाएगा। अगर आप अपने लैपटॉप पे भी काम करना चाहते हैं बिना क्लाउड के, तो वहां भी गिट आप इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो आप सबसे पहले अपनी लिनक्स मशीन में गिट इंस्टॉल करेंगे। गिट इंस्टॉल करने के बाद आप एक डायरेक्टरी क्रिएट करेंगे, आप एक डायरेक्टरी क्रिएट करेंगे और उस डायरेक्टरी को आप नाम दे दें मुंबई गिट, ठीक है। हमने उसको नाम दे दिया मुंबई गिट। तो हमने एक डायरेक्टरी बना ली अपनी मशीन के अंदर, जैसे कि हम बनाते हैं, इसीलिए मैंने आपको लिनक्स पढ़ाया था पूरा, ताकि अब आपको बात समझ आए कि डायरेक्टरी कैसे बनती है। तो हमने अपनी मशीन के अंदर एक डायरेक्टरी बना ली। डायरेक्टरी बनाने के बाद आपने एक कमांड चलानी है इस डायरेक्टरी के अंदर। पहले आप इस डायरेक्टरी में जाएंगे और डायरेक्टरी में जाने के बाद आप एक कमांड चलाएंगे गिट इनिट। आप एक कमांड चलाएंगे गिट आइनिट। आइनिट का मतलब इनिशियलाइज, आप गिट को इनिशियलाइज करना चाहते हैं, चालू करना चाहते हैं, एक्टिवेट करना चाहते हैं। किसी भी चीज को इनिशियलाइज करने का मतलब है कि उसको चालू कर देना। तो हम कहते हैं जी गिट इनिट कमांड चला दो। जैसे ही आप गिट इनिट कमांड चलाओगे, बैक एंड पे होता क्या है कि इसी डायरेक्टरी के अंदर एक हिडन फोल्डर बन जाएगा डॉट गिट के नाम से, एक डॉट गिट के नाम से हिडन फोल्डर बन जाएगा, और ये जो डायरेक्टरी है ये कन्वर्ट हो जाएगी गिट रिपोजिटरी के अंदर। ये याद रखिएगा आप, जैसे ही आप गिट इनिशियलाइज कमांड चलाएंगे इस डायरेक्टरी पे, ये डायरेक्टरी क्या हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी गिट रिपोजिटरी में, या लोकल रिपोजिटरी आप कह सकते हैं। और जैसे ही ये गिट रिपोजिटरी में कन्वर्ट होगी, यहां पे 3 चीजें बन जाएंगी, मैं आपको दिखाता हूं। 3 चीजें यहां पे बन जाएंगी, ठीक है। ये जो एरिया बनेगा, 3 एक लॉजिकल एरिया होते हैं। ये ऐसा नहीं है कि आपको अलग अलग दिखेंगे, बट ऐसा होता है, ऐसा माना जाता है कि ये काम यहां हो रहा है, फिर ये यहां गया, फिर ये यहां गया। तो लॉजिकली यहां पे 3 चीजें बन जाती हैं, ठीक है। इस पूरे को बोलते हैं लोकल रिपोजिटरी। तो जैसे ही आप गिट इनिट कमांड चलाओगे, ये डायरेक्टरी कन्वर्ट हो जाएगी लोकल रिपोजिटरी में। मेरी बातों पे ध्यान देना, ये डायरेक्टरी कन्वर्ट हो जाएगी लोकल रिपोजिटरी में। लोकल रिपोजिटरी क्या होती है, पिछले लेक्चर में बहुत डिटेल में बताया था लोकल रिपोजिटरी क्या होती है। ये हमारे सिस्टम के अंदर एक फोल्डर बन जाएगा, गिट का फोल्डर। मैंने बताया ना गिट इसमें हिडन है ये फाइल, बट ये गिट के फोल्डर की तरह काम करेगा। जो कुछ भी आप काम यहां करेंगे, कोड लिखेंगे, वो सब कहां सेव होगा, इस लोकल रिपोजिटरी में सेव होगा। बात समझ आ रही है आपको। अब यहां पर लॉजिकली 3 चीजें बन जाएंगी, 3 स्टेजेस बन जाएंगी। जो स्टेजेस की मैं बात कर रहा हूं वो 3 स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज होती है आपकी वर्किंग डायरेक्टरी या वर्क स्पेस या फिर वर्किंग डायरेक्टरी। दूसरी स्टेज होती है आपकी स्टेजिंग एरिया, और तीसरी स्टेज होती है आपकी लोकल रिपोजिटरी, लोकल रेपो, ठीक है। तो हम ये 3 स्टेजेस मान लेते हैं कि 3 स्टेजेस हमारे पास होती हैं। तो सबसे पहले आप जो भी कोड लिखेंगे, जो भी, सपोज अब मैंने कोड लिखना स्टार्ट किया, मुझे अपना कोई कोड लिखना है, तो मैंने अपना कोड लिखना स्टार्ट किया, ठीक है। तो मैं अपना कोड यहां पे लिख देता हूं। मैंने सपोज एक कोड लिख दिया, तो मैं अपना कोड कहां लिखूंगा, जिस जगह मैं अपने कोड पे काम करूंगा या मैं जो कुछ भी करूंगा उसे बोलते हैं वर्किंग डायरेक्टरी। समझ आ रही है, वर्किंग डायरेक्टरी कहें या वर्क स्पेस कहें, एक ही बात है। तो मैं जो भी कोड लिखूंगा, जो भी काम करूंगा, एडिटिंग करूंगा, मॉडिफाई करूंगा, वो सब मैं कहां कर सकता हूं, वर्किंग डायरेक्टरी में। तो आप जिस जगह पे काम कर रहे होते हैं उसको हम क्या मानते हैं, वर्किंग डायरेक्टरी। इसीलिए वर्किंग लिखा गया है कि मैं डायरेक्टरी में काम कर सकता हूं। तो ये वो जगह है जहां आप काम करते हैं, वर्किंग डायरेक्टरी है, ठीक है। वर्क स्पेस भी आप कह सकते हैं, जहां आप कोड लिख रहे हैं। अब कोड लिखने के बाद आप क्या करेंगे, ये होता है आपका स्टेजिंग एरिया, स्टेजिंग एरिया। अब आप कहते हैं यार मैंने कोड लिख दिया है, अब कोड लिखने के बाद मैं इसे कमिट करना चाहता हूं, तो आप कभी डायरेक्ट कमिट नहीं करेंगे। हालांकि डायरेक्ट कमिट किया जा सकता है, उसकी कमांड होती है, पर एक प्रोसीजर होता है हर काम को करने का, ठीक है ना। एक प्रोसीजर हर काम को करने का होता है, ठीक है। तो हम कहते हैं कि आप उसे डायरेक्ट ना कर एक सलीके से करें, और सलीका ये है कि वर्किंग डायरेक्टरी में जब आपको लगता है कि मैंने ये कोड प्रॉपर लिख लिया है, अच्छा लिख लिया है, अब मैं इसे सेव करना चाहता हूं, तो पहले हम उसे ऐड करते हैं स्टेजिंग एरिया में।
हम उसे स्टेजिंग एरिया में ऐड कर देते हैं। इस प्रोसीजर को कहते हैं ऐड। ऐड किस प्रोसीजर को कहते हैं, ये सारी टर्म्स आपको याद रखनी है। ऐड का मतलब है वर्किंग डायरेक्टरी से जब स्टेजिंग एरिया में आप अपने कोड को भेजेंगे, उस प्रोसीजर को, उस प्रोसेस को ऐड बोला जाता है। ऐड ऐड का मतलब है आपने जो काम किया है उसे अब आपने एक तरीके से फ्रीज कर दिया, उसे स्टॉप करके अब आपने फाइनलाइज कर दिया और उसे ऐड कर दिया। तो ऐड करने का मतलब है कि भाई ये चीज मेरी तैयार हो गई है, अब मैंने इसे बना के यहां रख दिया है, ठीक है, अब मुझे इसे फिनिशिंग करनी है, फाइनल टच देना है या व्हाटएवर। तो आप कहते हैं मैंने इसे स्टेजिंग एरिया में लाके रख दिया। अब आप उसमें चेंज वेंज नहीं कर सकते क्योंकि आपने चेंज तो यहां करने थे वर्किंग स्पेस में, वो आप कर चुके। तो आप कहते हो अब ये मेरा काम फाइनल हो गया, मैं इसे कमिट करना चाहता हूं, तो कमिट डायरेक्ट ना कर मैं उसे पहले ऐड करके स्टेजिंग एरिया में डाल देता हूं, ठीक है। अब स्टेजिंग एरिया में आने के बाद आपका जो अगला स्टेप होता है वो होता है कमिट, ठीक है। तो स्टेजिंग एरिया में लाने का पर्पस क्या है? पर्पस सिर्फ इतना है कि आप जो जो चीजें कमिट करना चाहते हैं, आपने सपोज स्टेजिंग एरिया में 3 चीजें आपने लाके रख दी। आपने सपोज 3 कोड लिखे, आपने एक लिखा कोड index.html, आपने एक कोड लिखा index.html, एक कोड लिखा आपने temp या कुछ समथिंग, और एक लिखा आपने index.css समथिंग, कुछ कोई कोड लिखा है आपने 3 फाइलें बनाई है, 3 कोड पे काम किया। अब आप कहते हो आपने तीनों को स्टेजिंग एरिया में डाल दिया, पर आप कहते हो नहीं यार इस फाइल को रहने दो, इन दोनों फाइल को कमिट कर दो। तो इसका मतलब आपने पहले उन्हें चुन के, आप जब कपड़े खरीदने जाते हैं, मैं अक्सर ऐसा करता हूं, जब मैं कपड़े खरीदने जाता हूं तो मैं, जब हम सिलेक्ट नहीं कर पाते तो मैं कहता हूं यार इसे निकाल लो, इसे निकाल लो, इसे निकाल लो, इसे निकाल लो, 3-4 शर्ट के कपड़े मैं निकलवा लेता हूं। उसके बाद मैं फाइनलाइज करता हूं कि अब कौन सा लेना है, मैं उनको हटवा देता हूं। फिर जो मेरे सामने इतने सारे ऑप्शंस होते हैं मैं उन्हें हटा देता हूं, मैं उनमें से 3-4 शॉर्टलिस्ट करता हूं। तो आप ऐसा समझे कि मैंने ये शॉर्टलिस्ट किया है, ठीक है। और एग्जांपल से समझना चाहते हैं तो एक कहानी से इसे समझें, छोटी सी, वही मटर पनीर शाही पनीर की कहानी बनाते हैं कि अब आपने अपने घर में शाही पनीर बनाना है, तो आप क्या करेंगे? आप कहेंगे भाई अगर शाही पनीर बनना है तो पहले चेक करो सामान है कि नहीं है। तो अब आप, आपकी बीवी कहेंगे, आपकी बेगम कहेंगे कि जी आप शाही पनीर तो ले आइए, पनीर तो तभी बनेगा जब पनीर आएगा। आप आधा किलो पनीर लेके आते हैं, फिर वो कहती हैं कि जी प्याज भी नहीं है या शाही पनीर का मसाला नहीं है, आप वो भी खरीद के लाते हैं। तो पहले आप क्या करते हैं? आप स्टेजिंग एरिया में लाके रख लेते हैं। आप सामान खरीद रहे हैं, दैट इज वर्किंग डायरेक्टरी। आप पनीर कहीं और से लाए, मसाला कहीं और से लाए, मटर कहीं और से लाए या सब्जियां कहीं और से लाए, आप वो खरीद के लाए, वो वर्किंग डायरेक्टरी आपकी, आप जहां जहां भी गए खरीद के ले आए। अब लाने के बाद आपने किचन में एक जगह रख दिया, दैट इज स्टेजिंग एरिया। अब वो इस्तेमाल क्या क्या होगा ये डिपेंड करता है। हो सकता है आप उसके साथ सपोज करें आप भिंडी खरीद लाए, अब आपकी बीवी कहेगी यार भिंडी थोड़ी डलती है शाही पनीर में, तो क्या करेंगे आप उसे स्टेजिंग एरिया से हटा देंगे। तो आपने स्टेजिंग एरिया का मतलब ये, जो जो चीजें अब आपने आगे कमिट करनी है, कमिट का मतलब जो आपने फाइनलाइज करनी है, जिससे जो चीजें बनानी है उसे आपने लाकर रख दिया। अब आपकी मर्जी है आप किस चीजों को डालोगे शाही पनीर बनाने के लिए, किसको नहीं डालोगे। तो स्टेजिंग एरिया वो जगह होती है जहां आप लाकर अपनी चीजों को फाइनलाइज कर देते हैं कि हाँ अब यहां से मेरा सिलेक्शन होगा, मैं देखता हूं आगे किसको फाइनली भेजना है, किसको सेव करना है या किसको नहीं करना है, किससे शाही पनीर बनाना है, कोई कौन से मसाले नहीं डालेंगे उसे आप हटा दोगे वहां से स्टेजिंग एरिया से। तो इसी तरीके से यहां भी 3 चीजें हैं। तो अब जैसे कि शाही पनीर बनाने के लिए जरूरी नहीं है कि आप पहले लाके वहां पे रखो, आप डायरेक्ट भी अपने मसाले निकाल के जैसे भी आपको करना है आप डायरेक्ट शाही पनीर बना सकते हो, जरूरी नहीं आप पहले एक जगह रखो। तो ऐसे यहां पर भी ये जरूरी नहीं है कि आपने हमेशा अपने कोड को पहले स्टेजिंग एरिया में भेजना है तब कमिट करना है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। बट अच्छा प्रोसीजर क्या है कि पहले चीजें लाके रख लो, ताकि कल को ऐसा ना हो कि आप शाही पनीर बनाने लगो, नमक ही नहीं था आपके पास, अब आपको कि यार नमक तो भूल ही गए हमें याद ही नहीं रहा। तो पहले आप क्या करते हो, चीजें लाके रख लेते हो। ये सेम प्रोसीजर है आपका, सेम प्रोसीजर है। आपने काम किया, काम करने के बाद आपने स्टेजिंग एरिया में लाके रख दिया कि अब मैं इस चीज को कमिट करना चाहता हूं। कमिट करने का मतलब है कि मैं उसका स्नैपशॉट ले रहा हूं, ठीक है। सारी बातों को ध्यान रखिएगा। कमिट करने का मतलब यहां पे स्टेजिंग एरिया से लोकल रिपोजिटरी, ये मेरी लोकल रिपोजिटरी है, स्टेजिंग एरिया से लोकल रिपोजिटरी में अपने कोड को भेजने को हम कमिट कहते हैं। कमिट, अगर आपको ये टर्म समझ नहीं आ रही है तो आप कमिट को सेव समझ सकते हैं। फिलहाल के लिए आप इसे ऐसा समझ लें कि मैं इसको फाइनली सेव कर रहा हूं, कि ये मेरा कोड अब सेव हो जाए, ये मेरा फाइनल कोड है, इसकी एक कॉपी सेव हो जाए फ्यूचर के लिए, कि मैं अगर कल को यही कोड दोबारा देखना चाहूं तो मैं देख सकूं। कमिट करने का मतलब ये है। कमिट करने का मतलब यह भी होता है कि आपने उसका स्नैपशॉट ले लिया। स्नैपशॉट, ये टर्म भी हम आगे डिस्कस करेंगे। स्नैपशॉट,
स्नैपशॉट का मतलब क्या है? स्नैपशॉट का मतलब क्या होता है जनरली आपके नॉर्मल टर्म में? आप जब फोटो से कैमरे से फोटो खींचते हो उसे आप कहते हो मैंने स्नैप ले लिया या स्नैपशॉट ले लिया, यानी आपने उन लम्हात को, आपने उन पलों को कैद कर लिया उस फोटो में। अब जब कभी भी आप देखना चाहते हो कि यार मैं मसूरी गया था तो वो जरा पल मैं याद करना चाहता हूं, तो मैं वो फोटो देख लेता हूं, मुझे सारा कुछ एकदम से याद आ जाता है ना? ऐसे ही आपने जो कोड लिखा, अब आप उसका एक स्नैपशॉट लेके रख लेते हो फ्यूचर के लिए, ठीक है? उससे क्या होगा कि कल को अगर आप उस कोड को देखना चाहते हो कि यार 4 दिन पहले मैंने जो कोड लिखा था ना वो बड़ा अच्छा लिखा था मैंने, अब तो मैंने काफी सारी इसमें ऐड कर दिया और अब ये अच्छा नहीं लग रहा, पुराने वाला कोड अच्छा था, तो वो पुराने वाला कोड का कैसे जा सकते हैं? अगर आपने उसे कमिट किया था तो उसका एक स्नैपशॉट बन गया होगा, यानी उस कोड को एक जगह सेव कर दिया गया होगा और उस सेव के साथ उसको एक आईडी मिल जाएगी जिसको बोलेंगे कमिट आईडी। ये कमिट आईडी ही यूनिक होती है। इस कमिट आईडी से आप कभी भी उस कोड को वापस रिट्रीव कर सकते हैं, वापस ला सकते हैं, क्योंकि कमिट आईडी यूनिक है और इसे देखकर आपको पता भी चल जाएगा कि ये मैंने क्या किया था। अब कमिट आईडी तो खैर 40 अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स की होती है, तो 40 अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स होते हैं इसमें, तो हो सकता है कि वो आपको देखकर ये समझना है कि मैंने इसमें क्या काम किया था, तो हम टैग भी लगा देते हैं। टैग लगाने का मतलब है मैंने लिख दिया कि मैंने ये जो कोड बनाया था ये मैंने बनाया था फॉर एग्जांपल फॉर लॉगिन, तो मैंने टैग में लिख दिया फॉर लॉगिन। तो इससे क्या होगा, अब मुझे याद आ जाएगा ये जो कोड था ना मेरा, ये जो कमिट आईडी है, कमिट आईडी तो ऐसे होगी 41111 या ABCDXY435 इस तरीके से समथिंग कुछ होगा। तो अब उसे देख के तो कुछ याद नहीं आएगा, तो आप टैग भी दे सकते हो कि मैंने लिखा फॉर लॉगिन, तो इससे मुझे देखते याद आएगा अच्छा ये वाला जो कोड था ना, ये वाला जो कमिट आईडी दिख रही है ये लॉगिन वाली कोड पड़ी है इसके अंदर, तो लॉगिन वाला कोड अगर आप बाद में कुछ काम करना चाहते हो उस पर तो आप वहां से वापस ला सकते हो, ठीक है? तो ये प्रोसीजर आपको समझ आ गया। आपने वर्किंग डायरेक्टरी में काम करना है, उसे स्टेजिंग एरिया में आपको भेजना है। स्टेजिंग एरिया में भेजने को कहते हैं ऐड करना, और जब स्टेजिंग एरिया से आप उसने लोकल रिपोजिटरी में भेजते हो उस प्रोसेस को कहते हैं कमिट करना। कमिट मतलब सेव करना या स्नैपशॉट लेना, एक ही बात है। तो कमिट करने का मतलब स्नैपशॉट होता है, ठीक है? और स्नैपशॉट इंक्रीमेंटल होते हैं, इसकी भी मैं आपसे बात करूंगा, ठीक है? तो अब देखिए मैंने यहां पे सपोज 3 फाइलें मैंने स्टेजिंग एरिया में लिख के डाली थी, तो मैं कहता हूं 2 को कमिट कर दो, टैंप वाले को रहने दो, ये इसमें कुछ गड़बड़ है, इसमें अभी एरर आ रहा है, आप इन 2 को कमिट कर दो। तो स्टेजिंग एरिया में लाने का फायदा ये है, आप जिस फाइल को कमिट करना चाहते हो, फ्यूचर के लिए सेव करना चाहते हो, आप उनको कमिट करा लो। जिस फाइल को लगता है नहीं यार ये बढ़िया नहीं है उसे रहने दो, तो आप बाद में सिलेक्शन कर सकते हो, आप बाद में चॉइस है आपके पास। स्टेजिंग एरिया में जैसे मैंने कहा ना, मैं कपड़े खरीदने जाता हूं तो 4-5 पहले फाइनलाइज कर लेता हूं, फिर उनमें से चुनता हूं। पहले मैं शॉर्ट लिस्ट कर लेता हूं, हाँ ये वाले अच्छे लग रहे हैं इन्हें निकाल लो, और फिर इनमें से भी 2 खरीदने, क्योंकि मेरी औकात नहीं है 5 खरीदने की, तो मैं कहता हूं यार 2 खरीद लो, ठीक है? कई बार 2 भी नहीं ले पाते, बड़े मायूस होकर आते हैं, चलो एक कपड़े से गुजारा कर ले, ठीक है? अच्छा कई लोग तो मुझसे ये भी शिकायत करते हैं कि यार आप एक ही शर्ट में सारी रिकॉर्डिंग कर देते हो, यार कमाल बंदे हो, कपड़े बदल लिया करो। तो यार क्या करें, हम लोग बड़े सीधे साधे आदमी है, यही शर्ट मेरी हमेशा रिकॉर्डिंग के लिए है, मेरे टंगी रहती है, मैं हमेशा यही पहन लेता हूं, ठीक है? तो बाकी बाहर आने जाने के लिए और है, लेकिन ये पड़ी रहती है यहाँ पे रिकॉर्डिंग के लिए, रिकॉर्डिंग के बाद में इसे हटा देता हूं। तो मैं ज्यादा कपड़े वपड़े, यार मेरी इतनी शक्ल सूरत नहीं है, इतना मैं आपकी तरह इतना वैसा बंदा तो हूं नहीं डोले शोले वाला, ठीक है? तो अपने को यार क्या करना, सिंपल कपड़े पहनो, सादा जीवन उच्च विचार, ठीक है? तो जिंदगी को बिंदास तरीके से जियो, ठीक है? बाकी कपड़े वपड़े सब शो ऑफ है, और हमें अपनी सोच को अच्छा रखना है। अपने कपड़े भले ही गंदे हो पर हमारी सोच अच्छी होनी चाहिए। तो ये जो है अब ये प्रोसेस आपको समझ आ गया। अब जब इतना काम हो जाएगा तब हमने क्या करना है मैं आपको वो बताता हूं। जब मेरा ये काम हो गया तो मेरे पास अब जरा गिटहब आएगा पिक्चर में, अब पिक्चर में आएगा गिटहब, ठीक है? ये जो गिटहब है ये अब आपका पिक्चर में आएगा। ये क्या है? ये एक सेंट्रल रिपोजिटरी है, सेंट्रल रिपोजिटरी, इसका गिट से कोई लेना देना नहीं है। ये एक सेंट्रल रिपोजिटरी है। सेंट्रल रिपोजिटरी का मतलब ये है कि आपने अपना डेटा लोकल मशीन पे, अभी ये सारा काम कहां कर रहा था मैं, मेरे EC2 लिनक्स मशीन पे कर रहा था AWS के ऊपर। अब हो सकता है कल को मेरी मशीन खराब हो जाए, कल को मेरी मशीन जो है करप्ट हो जाए, तो ये डेटा कहीं और भी होना चाहिए, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जनिंग सिस्टम का तो मतलब ये है कि वो सर्वर पे भी पड़ा है और आपकी लोकल मशीन में भी पड़ा है। तो डेटा लोकल मशीन में तो आ गया, अब मैं चाहता हूं ये क्लाउड पे या कहीं और, जरूरी नहीं है क्लाउड पे ही हो, तो आप अपना सर्वर भी रख सकते हैं फिजिकल और उसमें भी आप स्टोर कर सकते हैं। तो आप कहते हैं कि मैं इसे कहीं और एक सेंट्रल सर्वर पे भी रखना चाहता हूं या सेंट्रल स्टोरेज। ये जो गिटहब है ये एक सेंट्रल रिपोजिटरी या आप इसे स्टोरेज भी कह सकते हैं, एक स्टोरेज है जहां आपका कोड पड़ा होता है।
तो ये माइक्रोसॉफ्ट का है, माइक्रोसॉफ्ट ने इसे खरीद लिया है, ठीक है। तो ये एक सर्विस है, तो इसमें आप अपना कोड वोड सब रखते हैं, ठीक है। इसके अंदर भी दो तरह की होती है, पब्लिक और प्राइवेट रिपोजिटरी होती है। पब्लिक फ्री है, प्राइवेट के वो पैसे लेते हैं, ठीक है। और यही वजह है कि जो नया मैं आपको बता रहा था ना गिट लैब के आने का पर्पज ही ये है, क्योंकि जब माइक्रोसॉफ्ट ने इसे खरीद लिया गिटहब को, तो बहुत सारे लोगों को डर लग गया कि यार अब तो माइक्रोसॉफ्ट अपनी मनमानी करेगा, अब हमें ओपन सोर्स नहीं मिलेगा, पहले ही ओपन सोर्स हुआ करता था। तो अब उन्हें ये लगने लगा कि यार अब तो बड़ा मसला हो जाएगा, अब ये हर चीज पे अपनी मनमानी करेंगे, जैसे कि पहले कंपनियां करती आई है चीजों को खरीदने के बाद। तो उन्होंने फिर डेवलपर्स ने गिट लैब बनाया है, जो अगेन एक ओपन रिसोर्स है, यहाँ पे फ्री है, पब्लिक प्राइवेट रिपोजिटरीज, और ये एक अच्छा तरीका है। तो अब इसको लोग प्रेफर करने लगे हैं, ठीक है। तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका भी कर सकते हैं, पर हम अपनी लैब में गिटहब का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो गिटहब के अंदर अब आपने क्या करना है, जब आपकी लोकल रिपोजिटरी में काम हो जाएगा तो आप इस कोड को पुश कर देंगे। पुश का मतलब भेजना, हम उसे धक्का देके भेज देंगे गिटहब के अंदर। गिटहब कहां पड़ा है, ये कहीं भी हो सकता है, ठीक है। आपको एक अकाउंट बनाना है गिटहब के ऊपर, और उसके थ्रू आप पहले यहां पे वो अकाउंट क्रेडेंशियल्स डालेंगे, या आपसे पूछेगा, उसके बाद आप ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएंगे। अब यहां आपको इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये कहीं और पड़ा है, आपकी लोकल मशीन आपके प्रेमिसेस में है, आपके ऑफिस में है, या आप AWS पे काम कर रहे हैं। अब आपको गिटहब से कनेक्ट होना है, गिटहब कहीं और किसी सर्वर पे माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस में पड़ा हुआ है, तो आपको यहां इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी डेटा को यहां से यहां सेंड करने के लिए। तो आप अपने सारे कोड जो आपने लिखा है उसको आप पुश कर देंगे, और यहां आपकी रिपोजिटरी बनी हुई होगी, आप अपनी एक रिपोजिटरी बनाएंगे, यहां पे मैं आपको दिखाऊंगा लैब में, और वहां आप उसे पुश कर देंगे और ये कोड आपका यहां पे आ जाएगा, ठीक है। तो अब आपका कोड कहां है, लोकल रिपो में भी है, यहां पे एक्चुअली एक ब्रांच बन जाती है, मैं भूल गया, जब आप इसे स्टेजिंग एरिया से लोकल रेपो में भेजते हैं तो यहां एक बाय डिफॉल्ट ब्रांच होती है, वो मास्टर ब्रांच हम कहते हैं उसको। तो ये ब्रांच एक होती है, ब्रांच, अभी इसकी भी बात हम करेंगे। तो लोकल रेपो के अंदर एक ब्रांच बनी हुई होती है, डिफॉल्ट ब्रांच, जिसका नाम होता है मास्टर, ठीक है। ये मास्टर ब्रांच होती है। तो हमारा जो पहले कमिट जब हम करेंगे, ये जो कमिट हमने किया है, तो स्टेजिंग एरिया से लोकल रेपो में जब हम कमिट करेंगे तो वो ब्रांच के अंदर आएगा, एक्चुअली वो जो कोड है वो ब्रांच में आएगा। कौन सी ब्रांच में आएगा, मास्टर ब्रांच में। अब मास्टर ब्रांच से आप उसे पुश कर देंगे कहां पे, गिटहब की रिपोजिटरी में, सेंट्रल रिपोजिटरी में, वहां पर भी आपकी ब्रांच बनी हुई होगी, उसके अंदर आप उसे पुश कर देंगे। पुश कर दिया। अब उसके बाद सपोज करें, मैंने बताया कि कई सारे बंदे, एक टीम जो है इस पे काम करती है, उनके लिए इजी हो जाता है। गिट का पर्पस ही ये था कि आप डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम है, सारे लोग आपस में काम कर सकते हैं, एक दूसरे के कोड देख सकते हैं। अब सपोज करें इस बंदे ने दिन में काम किया, इसने दिन में काम करने के बाद अपना कोड वोड सब करके फाइनली गिटहब पे डाल दिया। अब गिटहब जहां भी पड़ा है, अब मेरी कंपनी का दूसरा बंदा है, वो सिंगापुर के अंदर है, वो बंदा सिंगापुर में है, और सिंगापुर में उसने भी एक EC2 मशीन अपनी काम करने के लिए बनाई हुई है, EC2 लिनक्स, और यहां पे उसके पास भी 3 एरिया हैं, उसने भी अपना गिट इनिट किया हुआ है, गिट इनिशियलाइज किया हुआ है, गिट को इंस्टॉल किया हुआ है। तो यहां पर उसके पास भी 3 एरिया हैं। अब उसके पास भी एक वर्किंग स्पेस है, या वर्किंग डायरेक्टरी आप कह लें, वर्किंग स्पेस कह लें, बेटर है, वर्किंग स्पेस आप कह लें। यहां पे आप स्टेजिंग एरिया आप कह लें, और उसका जो तीसरा है, यहां पे एक ब्रांच उसकी भी क्रिएट हो जाएगी, मास्टर ब्रांच, तो इसे आप मास्टर ब्रांच कहेंगे। ये मास्टर ब्रांच एक होगी, आप जो भी काम करेंगे वो मास्टर ब्रांच के अंदर करेंगे, ठीक है। तो मास्टर ब्रांच है यहाँ पे, इसको हम कहते हैं लोकल रेपो, लोकल रेपो के अंदर हमारी मास्टर ब्रांच है। तो अब ये बंदा अब रात को जब यहाँ पे सपोज करेंगे, इसका टाइमिंग अलग है, तो सिंगापुर और हिंदुस्तान में टाइमिंग में फर्क है। तो अब सपोज ये बाद में अपने ऑफिस में आया, इसने देखा कि यार अब मेरे को काम करना है, तो ये क्या करेगा, ये सब मिलके काम कर रहे हैं, तो ये कहेगा अच्छा उस बंदे ने जितना काम करा है मुझे तो उससे आगे करना है। तो ये क्या करेगा, गिटहब से पुल करेगा, जो भी गिटहब की रिपोजिटरी में यहां पे पड़ा होगा उसको ये पुल करेगा। जैसे ये पुल करेगा, ये चीज जो है यहां पर भी आ जाएगी, यहां पर भी आ जाएगी, और यहां पर भी आ जाएगी। ये कोड तीनों जगह आपको नजर आएगा। तीनों का मतलब 3 अलग कॉपी नहीं होंगी, लॉजिकली ये एक ही कॉपी है, क्योंकि ये ऐसा नहीं है वर्किंग स्पेस स्टेजिंग एरिया आपको कहीं नजर आएगा। लॉजिकली ये एक ही चीज है, ये पूरा लोकल रेपो ही है। मैंने ये एक्चुअली पूरा डिवाइड कर दिया, मुझे इसे इस तरीके से बनाना चाहिए था ताकि ये एक डायरेक्टरी पहले बन जाए। ये डायरेक्टरी ही तो मेरी गिट में कन्वर्ट हो गई थी ना, .git रिपोजिटरी में। तो इसके अंदर ये एक्चुअली देखा जाए तो ये एक ही कॉपी है, बट मैंने 3 इसलिए बनाई है ताकि हम अभी एक्सप्लेन कर सके। तो अब जैसे ही ये यहां पुल करेगा तो ये सारा कोड उठ के यहां पे आ जाएगा।
फर्स्ट टाइम आप जब भी कुछ चीज पुल करते हैं तो सारा कोड उठ के वहां पे आ जाता है। तो अब इसके पास ऑलरेडी ये कोड तो आ गया, ठीक है, जो कोड उसने लिखा था वो इसके पास आ गया, यहां पे इसने ये कोड लिखा था, ये इसने यहां डाला, ये कोड यहां आ गया। अब इसने इसमें अपना कोड ऐड कर दिया, इसने इसमें अपना काम पूरा किया, सारा कोड इसने अपडेट किया, इसने कुछ नया काम किया, और इसने शाम को जाते टाइम दोबारा से अपने जो कोड है, जो सारा प्रोसीजर हमने यहां किया था वही सब इसने किया। इसने यहां पे इसको ऐड किया, काम करने के बाद, ऐड करने के बाद इसने यहां पे इसे कमिट कर दिया। अब कमिट करने के बाद जब ये कोड आ गया तो इसने क्या किया, इसको यहां पे पुश कर दिया, ठीक है। पुश करने से क्या होगा, अब ये जो फाइल थी ये अपडेट हो जाएगी और इसमें इसका किया हुआ काम भी आ जाएगा, ठीक है। अब जब ये काम यहां आ गया, अगले दिन जब ये बंदा आएगा तो ये क्या करेगा, ये दोबारा से यहां से कोड को पुल करेगा, अगले दिन आके ये पुल करेगा। अब जब ये पुल करेगा तो क्या होगा, जो कोड यहां पड़ा था वो यहां अपडेट हो जाएगा। तो अब सपोज करें यहां पर इसने पुल किया, अब ये यहां पे अपडेट हो गया, तो इससे क्या हुआ, अब इसको सारा काम खुद नहीं करना पड़ रहा, आधा इसने किया, 10% इसने किया, 10 उसने किया। अगली बार जब ये पुल करेगा तो 20% इसको मिलेगा, तो सब कंट्रीब्यूशन हो गया काम का। अब इसको आगे का कोड लिखा हुआ मिल गया, अब ये इसमें अपना कोड ऐड करेगा, आज के दिन काम करेगा। अब इसने भी अपना कोड ऐड कर दिया, अब ऐड करने के बाद इसने दोबारा पुश किया और कोड यहां पे आ गया। अब अगले दिन जब ये बंदा आएगा या अपने ऑफिस में, ये उस टाइम आएगा बाद में, तो ये फिर पुल करेगा, अब इसको इसका लिखा हुआ कोड नजर आ जाएगा यहां पे, और इस तरीके से काम जो है वो फास्ट तरीके से हो सकता है। अगर 4-5 बंदे हैं वो अपना अपना काम कर करके इस रिपोजिटरी में डालते रहते हैं और बाकी बंदे उसको पुल कर सकते हैं, उसको पूरे कोड को देख सकते हैं और देखने के बाद उसमें अपना काम ऐड कर सकते हैं, और इस तरीके से हर बंदा मिलकर काम करता है और फाइनली यहां पे डालता जाता है। इसके साथ एक चीज और है कि जब ये कोड को ऐड करते हैं तो हर किसी का अपना एक कमिट आईडी होगा, यानी ये वाला जब खाली ब्लैक लाइन थी, यानी जब इतना कोड लिखा गया था, वो एक अलग कमिट आईडी के नाम से नजर आएगा। जब ब्लैक और ब्लू 2 कोड लिखे गए थे तब एक अलग कमिट आईडी होगा, और जब ब्लैक ब्लू रेड तीनों कोड लिख दिए तो एक अलग कमिट आईडी होगा। यानी आप जो भी डेटा देखना चाहते हैं, आप खाली वो डेटा देखना चाहते हैं जब मैंने खाली ब्लैक लाइन वाला काम किया था, तो आप वो भी चेक कर सकते हैं। आप खाली वो डेटा देखना चाहते हैं, वो कोड चेक करना चाहते हैं जिसमें ब्लैक और ब्लू लाइन वाला काम हुआ था उस दिन, वो भी चेक कर सकते हैं। तो यहां पे अलग अलग वर्जन्स बन गए। अब आप फ्यूचर में जो भी वर्जन देखना चाहो कि यार वो वाला देखना है जब मैंने ब्लू लाइन पे काम किया था, आप चेक कर सकते हो। और किसने वो ब्लू लाइन का काम किया था ये भी वहां पता चल जाएगा, किस बंदे ने उसको किस टाइम पे पुल किया था, पुश किया था, किस बंदे ने इसको डाला था यहां पे और क्या चेंजेस किए थे, सब कुछ आपको नजर आएगा। इस तरीके से एक एक छोटी से छोटी बारीक काम भी आपको यहां पे कंट्रोल में रहता है, नजर में रहता है, हर किसी को दिखता रहता है ब्लू वाला काम किसने किया था, रेड वाला काम किसने किया था। तो अगर किसी बंदे ने एरर है, गलती करी है, तो उसकी गलतियां पकड़ में आ जाती हैं, उस बंदे को हम अपडेट कर सकते हैं कि आपने ये काम आपने किया था इस टाइम पे। तो यहां पे कोई चीज छुपी हुई नहीं रह सकती, यहां पे हर चीज हर किसी के नजर में रहती है, हर किसी के सामने रहती है। तो ये एक प्रोसीजर है गिट का, आई होप आपको समझ आ गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है और इससे इजी वे नहीं हो सकता समझने का, ठीक है। जो टर्म्स हैं वो मैंने आपको बता दिए, बिल्कुल बेबुनियादी टर्म्स है, यही टर्म्स का हम इस्तेमाल करेंगे, यही कमांड्स में टर्म्स हम इस्तेमाल करेंगे। पुश का मतलब क्या है, धक्का देना, यही होता है ना पुश का मतलब। तो पुश करने का मतलब है गिटहब में भेजना, सेंट्रल रिपोजिटरी में भेजना। ये क्या है, सेंट्रल रिपोजिटरी है गिटहब हमारा। ये क्या है, ये लोकल रिपोजिटरी है। जो मुंबई गिट डायरेक्टरी मैंने बनाई थी, ये गिट इनिट कमांड चलाने से लोकल रिपोजिटरी बन जाएगी। ऐसी लोकल रिपोजिटरी यहां है, उसके अंदर 3 स्टेजेस होती हैं, वर्किंग स्पेस होता है, स्टेजिंग एरिया होता है और लोकल रिपोजिटरी होता है। वर्किंग स्पेस वो जगह होती है जहां आप कोड लिखते हैं, स्टेजिंग एरिया में फ्रीज कर देते हैं, आप अपने कोड को फ्रीज कर देते हैं कि ये मैं कमिट करना चाहता हूं। जिस चीज को आप कमिट करना चाहते हैं उसे हम स्टेजिंग एरिया में ऐड करते हैं। समझ आ गया। जैसे मैं कपड़े खरीदने गया था, मैंने 5 को फाइनलाइज किया, हो सकता है मेरा मन करता तो मैं 5 खरीद लेता क्योंकि 5 मुझे पसंद थे, पर वो बात अलग है कि मैंने बाद में उनमें से 2 को फाइनलाइज किया। तो स्टेजिंग एरिया वो एरिया है जहां आप उस चीज को भेजते हैं जो आप कमिट करना चाहते हैं। अब आप किस किस फाइल को कमिट करते हैं ये आपके ऊपर है। जरूरी नहीं है आपने अगर 4 फाइलें स्टेजिंग एरिया में ऐड करी हैं तो चारों ही कमिट करनी पड़ेंगी, ये कोई जरूरी नहीं है, आपकी मर्जी है। आप उनमें से 2 को आगे कमिट करना चाहते हो, 3 को करना चाहते हो, आप कर सकते हो। तो स्टेजिंग एरिया का मतलब है आप अपने कोड को फ्रीज कर देते हो, ऐड कर देते हो स्टेजिंग एरिया में, ताकि मैं उन्हें आगे अब कमिट कर सकूं। ठीक है, कमिट का मतलब है आपके डेटा को सेव कर देना फाइनली लोकल रिपोजिटरी के अंदर, ठीक है, या उसका स्नैपशॉट ले लेना। जैसे ही आप स्नैपशॉट लोगे वो पूरा कोड एक
एक अलग से एक चीज बन जाएगा, एक अलग से आप कह लें कि एक फोल्डर बन जाएगा, आप ऐसा समझ लें, एक अलग से फाइल बन जाएगी, नॉट फोल्डर, एक फाइल बन जाएगी और उसकी अपनी एक कमिट आईडी होगी, जिससे ये पता चलेगा कि उस दिन आपने जब ये कमिट किया था तो ये कोड उसमें लिखा हुआ था। समझ आ रही है बात? तो आप कमिट का मतलब सेव अपने दिमाग में याद रखें, मैं जितनी बार कमिट बोलूंगा इसका मतलब है सेव करना, और वो हर बार अलग कमिट आईडी के नाम से सेव होगा। तो अलग अलग फाइलें सेव होती जाएंगी। जैसे मैंने सपोज करो मैंने XYZ लिखा, मैंने कमिट कर दिया, तो एक फाइल बन जाएगी जो एक कमिट आईडी होगी जिसके अंदर XYZ लिखा होगा। अब मैंने XYZ के बाद ABC भी ऐड कर दिया और मैंने फिर कमिट किया अगले दिन आके, तो ये एक अलग फाइल बन जाएगी। फिर मैंने कुछ और लिखा, ये एक अलग फाइल बन जाएगी। अब मैं कहता हूं यार उस दिन वाली फाइल पे जाओ जिस दिन मैंने XYZ ABC काम किया था, तो आप इस कमिट आईडी को ओपन करोगे, चेक करके, सर्च करके, तो आपको आपका उस दिन का कोड मिल जाएगा जो भी काम आपने यहां किया था। समझ आ रही है बात? अच्छा, अब फायदा क्या है वर्जन कंट्रोल की? एक और मैं आपको बड़ी बेसिक बात बता देता हूं तो अच्छा रहेगा आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए। देखें, हम अपने सिस्टम पे भी वर्जनिंग कर सकते हैं। जनरली हम क्या करते थे और यहां स्नैपशॉट का क्या बेनिफिट है, ये एक समझने वाली बात है। देखें, अगर आप नॉर्मली बिना गिट के कोई वर्जन्स कंट्रोल कर रहे हैं तो वो वर्जन कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? आपने सपोज एक कोड लिखा, आपने कोड लिखा 2 MB का, फॉर एग्जांपल आपने 2 MB का कोड लिखा और आपने अपने यहां पे सेव कर लिया अपने लैपटॉप में वर्जन 1 करके कि ये मेरा वर्जन 1 है। अब उसके बाद अगले दिन आप आए, आपने उस कोड में थोड़ा चेंज किया और वो फाइल जो है अपडेट होकर 2.2 MB हो गई। हालांकि इससे छोटी ही होती है तो बहुत बड़ी मैं बता रहा हूं, 2.2 MB हो गई। बट इसके साथ अगर और फाइल्स भी ऐड है तो सपोज करें ये मैं 2 GB कर देता हूं, कोड के साथ आपकी कुछ और सपोर्टेड फाइल्स हैं, कुछ है, ये 2 GB की फाइल है और अब आपने इसमें कुछ कोड ऐड किया और इसको वर्जन 2 बना दिया और इसको सेव कर दिया। तो ऑफ कोर्स 2 GB से तो बड़ी ही फाइल होगी, क्योंकि ये तो पहले 2 GB तो खुद ही थी, आपने कुछ अपडेट किया और दोबारा सेव कर रहे हैं। तो अब सपोज करें ये 3 GB की फाइल बन गई, आपने इसे वर्जन 2 के नाम से सेव कर दिया। अब कल अगले दिन आके आपने फिर कुछ काम किया और वर्जन 3 के नाम से आपने सेव कर दिया और अब वो फाइल हो गई 4 GB की। तो अगर आप उन्हीं एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट्स को अपडेट करते जाएंगे और सेव करते जाएंगे तो वो जो स्टोरेज है वो तो आपकी जल्दी वेस्ट हो जाएगी, क्योंकि उसी फाइल को आप बार बार सेव कर रहे हैं और उसमें नया काम भी ऐड हो रहा है। तो वो स्टोरेज आपकी जो उसका स्पेस है वो बढ़ता जा रहा है, फाइल का, फाइल बड़ी होती जा रही है और हर बार सेम फाइल को आप सेव कर रहे हैं ताकि आपका सारा डेटा सेव रहे वर्जन्स के नाम से कि आज मैंने ये ऐड किया था, कल मैंने ये ऐड किया था, व्हाटएवर। इससे आपकी स्टोरेज देखें कितनी ज्यादा खराब हो रही है, 2 GB, 3 GB, 4 GB और इस तरीके से आपकी 1 TB की स्टोरेज अगर आपकी मशीन में है तो वो सारी खराब हो जाएगी। यहां पे स्नैपशॉट लेने का पर्पस क्या होता है? स्नैपशॉट से ये होता है कि अगर आपने यहां पे 100,000 कोड लिखे हैं, आपने 1000 लाइनें ये लिखी हैं आपने, और 1000 लाइनों में आपने सिर्फ 4 लाइनों में चेंज किया है या आपने 4 नई लाइन ऐड करी हैं, और जब आप उसका स्नैपशॉट लेते हो तो उस स्नैपशॉट में सिर्फ वो 4 लाइनें सेव होती हैं, वो पूरा कोड इसको कॉपी नहीं करता है। जो इंक्रीमेंटल बैकअप है, स्नैपशॉट जो होता है, स्नैपशॉट इंक्रीमेंटल होता है। इंक्रीमेंटल का मतलब है जिस जिस लाइन में चेंज किया गया है या जिस जिस लाइन को नया ऐड किया गया है उसको ही मैं सिर्फ आगे स्टोर करूंगा, बाकी डेटा तो पुराने से एज इट इज मैं ले सकता हूं फ्यूचर में। आप सपोज करें यहां पे XYZ लिखा है और यहां पे ABC लिखा है, तो इसको यहां सेव करने की जरूरत क्या है? वो XYZ और ABC तो यहां सेव है, तो मैं कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल करूं कि वो XYZ और ABC यहां से उठ के आ जाए जब मुझे चाहिए हो, पर मुझे बार बार यहां सेव ना करना पड़े, क्योंकि वो तो पुरानी फाइल में ऑलरेडी सेव है। तो मैं सिर्फ उस काम को सेव करूंगा जो नया है या चेंज किया गया है, मैं उस कोड को सेव कर लूंगा। इससे क्या होगा कि अगर 2 GB की ये फाइल थी और ये 3 GB हो गई, तो यानी 1 GB का चेंज मैंने किया है, तो अब बजाय मैं 3 GB सेव करने के 1 GB सेव कर रहा हूं, तो जहां पहले मैं 5 GB खराब कर रहा था वहां अब मेरा 3 GB में काम चल गया, क्योंकि मेरा 1 GB ही नया डेटा है, 2 GB तो पुराने वाला ही था। तो पुराने वाले को बार बार क्यों मेरे को सेव करना, क्योंकि वो तो मैं पुरानी फाइल से ले सकता हूं। दैट इज नोन एज इंक्रीमेंटल स्नैपशॉट। ठीक है, AWS में भी यही काम होता है, S3 बकेट के अंदर। जिन्होंने AWS पढ़ा है मेरे से उन्हें पता होगा। तो यहां पर भी इंक्रीमेंटल स्नैपशॉट लिया जाता है, तो कमिट जो होते हैं वो इंक्रीमेंटल होते हैं। अब जो टर्म हमें समझनी है वो है सबसे पहले रिपोजिटरी। हालांकि ये सारी टर्म्स हम बहुत अच्छे से रिवाइज कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं, बट क्योंकि आपको नोट डाउन भी करना है, नोट्स भी बनाने हैं, ताकि फ्यूचर में कोई भी इंटरव्यू आप क्रैक कर सके, तो उसके लिए मैंने आपको बिल्कुल, आप ही समझे, मैं आपको स्पून फीडिंग करा रहा हूं। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, किसी किताब को पढ़ने की जरूरत नहीं है, इससे ज्यादा एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इस पे फोकस करें। अगर किसी लोगों को अभी परेशानी हो रही है कि यार ये कुछ ज्यादा टेक्निकल होने जा रहा है और शायद मैं अब ये ना समझ पाऊं, आगे आगे मुश्किल लग रहा है मुझे, तो अभी से परेशान नहीं होना है।
आप सिर्फ एक बार सारे वीडियो देख लें, उसके बाद जब दोबारा देखेंगे ना, भूपेंद्र राजपूत गारंटी दे रहा है, आपको बिल्कुल नॉलेज ना हो चाहे इस चीज की, फिर भी आप एक्सपर्ट हो जाएंगे। आपने मुझ पे यकीन रखना है। आप जब इलाज कराते हैं तो डॉक्टर पे यकीन रखते हैं, वो आपको ठीक कर देगा। हो सकता है बुखार 3-4 दिन ना उतरे, तो वही चीज यहां भी हो सकती है। अभी हो सकता है आपको मुश्किल लग रहा हो, बट आप मुझ पे यकीन रखें, आप मेहनत करें, आप इन नोट्स को बार बार पढ़ें, मेरी बातों पे ध्यान दें, ठीक है। तो सबसे पहले जो टर्म है वो है रिपोजिटरी। रिपोजिटरी आपको पता है ये लोकल भी हो सकती है, सेंट्रल भी हो सकती है। लोकल कहां होती है? हमारे खुद के लिनक्स मशीन के अंदर जो बनती है वो क्या बनती है? लोकल रिपोजिटरी बनती है। और गिटहब के अंदर जो होती है उसे क्या बोलते हैं? सेंट्रल रिपोजिटरी। तो रिपोजिटरी टर्म का मतलब स्टोरेज है, एक फोल्डर है, आप ऐसे समझे, जहां मेरी चीजें पड़ी हैं जो मैं काम कर रहा हूं। तो रिपोजिटरी इज अ प्लेस वेयर यू हैव ऑल योर कोड्स। तो आपके जितने कोड्स हैं वो वहां उस रिपोजिटरी में होते हैं, उसे हम रिपोजिटरी कहते हैं। और काइंड ऑफ फोल्डर ऑन सर्वर, तो ये काइंड ऑफ फोल्डर कह लें या वो जगह कह लें जहां आपका कोड सारे पड़े हुए हैं, सेव है। इट इज अ काइंड ऑफ फोल्डर रिलेटेड टू वन प्रोडक्ट। तो हर रिपोजिटरी अलग अलग प्रोडक्ट की है। आपने सपोज कोई कोड लिखा है एक कंपनी के लिए, तो उसकी अलग रिपोजिटरी है। आप हो सकता है एक टाइम में 3-4 प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हो, तो सबकी अलग अलग रिपोजिटरी आपकी बनी हुई होगी, ठीक है, जिसमें आपने उस कंपनी का कोड या काम करके रखा हुआ है। चेंजेस आर पर्सनल टू दैट पर्टिकुलर रिपोजिटरी। आप जो भी चेंजेस करेंगे किसी फाइल में, वो किसी रिपोजिटरी में ही करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप ओवरऑल 4 कंपनियों के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो चारों में तो चेंजेस नहीं करोगे ना आप। तो आप जिस पे काम कर रहे हो, जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, तो चेंजेस उस प्रोजेक्ट की रिपोजिटरी में ही होंगे, ठीक है। आपने कल को कुछ चेंज किया तो वो उस पर्टिकुलर रिपोजिटरी में, उसी फोल्डर में होगा जहां आपने वो चेंज किया है, ठीक है। सर्वर की बात करें तो सर्वर तो आपको पता ही है क्या होता है। तो सर्वर अभी जैसे हमारे केस में हमने लिनक्स मशीन ली है AWS के ऊपर, जो हम लैब में लेंगे, तो वो हमारा क्या है? सर्वर है। तो इट स्टोर ऑल रिपोजिटरीज। कैसी रिपोजिटरीज? लोकल रिपोजिटरीज। ऐसा नहीं है कि ये रिमोट रिपोजिटरीज रखता है, इट स्टोर ऑल रिपोजिटरीज। इट कंटेन मेटा डेटा आल्सो। अच्छा, ये सर्वर फिर वो वाला भी हो सकता है, गिटहब वाला भी हो सकता है। गिटहब जो माइक्रोसॉफ्ट की है ना, मैंने आपको बताया एक सर्विस होती है, तो वहां उनकी सेंट्रल रिपोजिटरी होती है, तो वहां भी एक सर्वर होता है। तो दोनों तरीके के सर्वर की हम यहां पे कॉमन सर्वर हमने लिखा है खाली। तो सर्वर का मतलब है कि ये रिपोजिटरी रखता है। अगर गिटहब सर्वर की बात हो रही है तो वो गिटहब वाला सेंट्रल रिपोजिटरी डेटा रखता है। और अगर हम गिट की बात कर रहे हैं, हमारे लिनक्स मशीन की जो गिट हमने बनाया हुआ है, लिनक्स मशीन पे जो गिट इंस्टॉल किया हुआ है, तो वहां हम हमारी लोकल रिपोजिटरी की बात कर रहे हैं। तो सर्वर वो दोनों ही है, ठीक है। इट स्टोर ऑल रिपोजिटरीज, ठीक है। ऑल रिपोजिटरीज, सारी रिपोजिटरीज को सेव करता है। लोकल मशीन में लोकल सर्वर सेव करता है, और जो सेंट्रल रिपोजिटरीज है वहां उसका सेंट्रल सर्वर सारी रिपोजिटरी अपने पास सेव करके रखता है, ठीक है। मेटा डेटा क्या होता है? उस फाइल से रिलेटेड उसकी कमिट आईडी क्या है, उसकी कमिट आईडी क्या है, उसमें टैग क्या लगा हुआ है, ये सारी चीजें क्या होती है? मेटा डेटा। तो ये उसको भी स्टोर करता है, ठीक है, उसके साथ जुड़ी हुई जितनी भी चीजें हैं। फिर वर्किंग डायरेक्टरी या वर्किंग स्पेस क्या होता है? वर्क स्पेस, ये क्या चीज होती है? वर्किंग डायरेक्टरी, वर्क स्पेस, इसे क्या होता है? जहां आप मॉडिफाई कर सकते हैं, जहां आप अपने कोड को लिख सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, सारे काम कर सकते हैं, ठीक है। तो एक रफ वर्क जहां आप करते हैं ना सारे चीजें, तो वो हमारा वर्किंग स्पेस होता है, जहां हम एक्चुअल में कोड लिखते हैं। वेयर यू सी फाइल फिजिकली एंड डू मॉडिफिकेशन, आप अपनी फाइल को देख सकते हैं और मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। एट अ टाइम यू कैन वर्क ऑन पर्टिकुलर ब्रांच, आप वर्क स्पेस में एक टाइम में एक ही ब्रांच के कोड को लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है वर्क स्पेस में एक साथ 2 ब्रांचेस का काम आप कर रहे हैं। आप एक टाइम में तो एक ही करोगे ना। आप एक टाइम में शाही पनीर बनाओगे, या एक टाइम में शाही पनीर और वो तो नहीं बना सकते आप, एक बढ़िया कुछ और कह लें आप, क्या सब्जी कह सकते हैं, मैं तो दिमाग में नहीं, कोफ्ते कहते हैं, कोफ्ते। तो एक टाइम में आप 2 नहीं बना सकते, ठीक है। उसके लिए फिर एक दूसरा बंदा होना ही चाहिए। आप कहोगे नहीं मैं तो बना सकता हूं, तो ठीक है आप बना सकते हैं, बट यहां पे एक टाइम में एक ही काम आप करेंगे, ठीक है। आप एक ही जगह पे 2 कोड कैसे लिखोगे? नॉट पॉसिबल ना। एक टाइम में तो एक ही काम करोगे ना। लैपटॉप में मल्टीपल विंडो आप खोल सकते हो। आप अपने विंडो के अंदर अगर आप काम कर रहे हो, एक आपने टैब भी खोला हुआ है, एक आपने MS ऑफिस खोला, एक आपने एक्सेल खोला है, पर काम तो एक टाइम में एक ही पे करोगे ना। या तो MS वर्ड पे आप लिख सकते हो या एक्सेल पे, एक साथ दोनों पे कैसे लिखोगे आप? तो वो तो अंडरस्टूड बात है, तो उसमें कुछ ऐसा मैंने नया नहीं बताया। अब जरा इसको ना थोड़ा डिटेल में मैंने यहां पे लिखा है कि वर्किंग स्पेस के बारे में और अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये पॉइंट बड़े अच्छे हैं। देखिए अगर मैं नॉर्मल बात करूं ना, और सेंट्रलाइज्ड वर्जन कंट्रोल सिस्टम की जो पहले आते थे या अभी भी आते हैं, सेंट्रलाइज्ड वर्जन कंट्रोल सिस्टम SVN आता है, ठीक है ना,
उसमें क्या करते थे, डेवलपर जनरली मेक्स मॉडिफिकेशन एंड कमिट देयर चेंज डायरेक्टली टू द रिपोजिटरी, यानी उन्होंने वर्किंग स्पेस में काम किया और डायरेक्टली कमिट कर दिया। वहां पे स्टेजिंग एरिया जैसा नहीं होता था, जैसे हमारे केस में क्या स्टेजिंग एरिया होता है, जहां पे हम पहले फाइनलाइज करके चीजों को रख लेते हैं कि हाँ इनमें से अब मैं आगे कमिट करूंगा, ये मैं पहले स्टेजिंग एरिया में भेज देता हूं। सीवीसीएस में ऐसा नहीं था, आपने मॉडिफिकेशन किया डायरेक्ट कमिट कर दिया। बट गिट के अंदर अलग स्ट्रेटेजी इस्तेमाल होती है, जहां पे गिट डज नॉट ट्रैक ईच एंड एवरी मॉडिफाइड फाइल। वो हर मॉडिफाइड फाइल को चेक नहीं करेगा आपने इस कोड में चेंज करा है नहीं करा है, वो इन चीजों का ध्यान नहीं रखेगा। उसके लिए काम इजी है, आपने जो चीज स्टेजिंग एरिया में भेजी है वो उसका ध्यान रखेगा कि अच्छा ये बंदा इस काम को कमिट करना चाहता है। गिट क्या करेगा, whenever you do commit an operation, Git look for the file present in the staging area। गिट हमेशा जब भी आप कमिट ऑपरेशन करेंगे तो वो किन फाइल्स को देखेगा, वो उन फाइल्स को नहीं देखेगा जो वर्किंग डायरेक्टरी में पड़ी हैं, उससे उन्हें कोई मतलब नहीं है। आप वहां जो कुछ भी चेंज कर रहे हो वो तो उन फाइल्स को देखेगा जो स्टेजिंग एरिया में पड़ी हैं, क्योंकि वो ये मान के चलता है कि आपने जो भी चीजें स्टेजिंग एरिया में ऐड करी हैं आप इन्हें कमिट करना चाहते हो। तो यहां पे एरर को आप मिनिमाइज कर सकते हो, कंफ्यूजन को मिनिमाइज कर सकते हो और काम को स्मूथ बना सकते हो। तो ओनली दोज फाइल प्रेजेंट इन द स्टेजिंग एरिया आर कंसीडर फॉर कमिट एंड नॉट ऑल द मॉडिफाइड फाइल्स। जो आप मॉडिफाई कर रहे हैं वर्किंग डायरेक्टरी में उसको हमें नहीं देखना, जो आपने स्टेजिंग एरिया में ऐड करी है गिट उन पे काम करता है। तो ये प्रोसेस को इजी कर देता है। तो यहां हमने वो प्रोसेस बनाया हुआ है कि सबसे पहले वर्किंग डायरेक्टरी में आप काम करेंगे, जो काम आपने फाइनलाइज कर लिया, आपको लगता है कि मुझे इसे सेव करना चाहिए, आप उसे स्टेजिंग एरिया में ऐड कर देंगे और स्टेजिंग एरिया में ऐड करने के बाद आप उसको फाइनली कमिट करेंगे, यानी कि सेव करेंगे अपनी लोकल रिपोजिटरी में। और लोकल रिपोजिटरी से भी आप आगे चाहें तो आप उसको कहां पुश कर सकते हैं, अपने गिटहब में, ठीक है, जो कि आपकी एक सेंट्रल रिपोजिटरी है। तो ये एक प्रोसेस है जो आपको बहुत अच्छे से मैंने समझा दिया है। अब कुछ और टर्म्स की भी हम वन बाय वन बात कर लेते हैं। अब जरा इन चार टर्म्स की बात कर लेते हैं, कमिट आईडी, टैग, स्नैपशॉट और कमिट क्या होता है। तो कमिट आईडी से पहले हम कमिट की बात कर लेते हैं, फिर कमिट आईडी समझ में जल्दी आएगा। तो कमिट का मतलब क्या है, ऑलरेडी कई बार आपको बता चुका हूं, अब ये बात आपको खुद अपने दिमाग में आ जानी चाहिए कि कमिट का मतलब होता है कोड को स्टेजिंग एरिया से लेकर लोकल रिपोजिटरी में लेके आना, उसे हम कहते हैं कमिट, या फिर इसे आप कह सकते हैं सेव करना। एक्चुअल में अब आपने सेव कर दिया, जो भी काम किया आपने फाइनलाइज करके उसको सेव कर दिया है, तो उसका मतलब होता है कमिट करना। स्टोर चेंजेस इन रिपोजिटरी, कौन सी रिपोजिटरी, लोकल रिपोजिटरी। लोकल रिपोजिटरी में आप कमिट करते हैं, ठीक है। तो चेंजेस इन रिपोजिटरी, तो बाय डिफॉल्ट आपको समझ आना चाहिए कमिट कहां होता है, लोकल रिपोजिटरी में होता है। क्योंकि जब आप गिटहब में करते हैं तो उसे पुश कहते हैं, उसे कमिट नहीं कहते, उसे पुश कहते हैं। लोकल रिपोजिटरी से गिटहब में भेजने को पुश कहते हैं। तो कमिट कहां पे होता है, लोकल रिपोजिटरी में होता है। इट्स स्टोर चेंजेस इन लोकल रिपोजिटरी, यू विल गेट वन कमिट आईडी। तो आप जब इसे स्टोर करेंगे तो आपको उसके साथ एक कमिट आईडी मिल जाता है कि भैया आपका इस चेंजेस को हमने ये आईडी दे दिया, फ्यूचर में जब भी ये चेंजेस आप देखना चाहो या ये वाली फाइल आप देखना चाहो तो इस आईडी की हेल्प से आप दोबारा देख सकते हो। तो उस कमिट आईडी की बात फिर हम यहां पे करेंगे, मैंने वो डिटेल भी लिख दी है। तो आपको कमिट आईडी मिल जाती है, जैसे आप जाते हैं, आप कहीं पर भी अस्पताल में भी जाते हैं या किसी और जगह भी जाते हैं, सरकारी दफ्तर में कुछ काम कर रहे हैं, तो सबको एक एक टोकन पकड़ा दिया जाता है कि हाँ भैया अपनी अपनी आईडी से आप आते जाइए। तो लास्ट, अब जैसे आप अस्पताल में भी जाते हैं तो वो कहते हैं पुराना पर्चा लेके आए, पुराने पर्चे पे एक आईडी पड़ी होती है, वो जैसे ही देखते हैं उन्हें पता चल जाता है मरीज ने पिछली बार ये चेकअप कराया था या ये काम कराया था। तो कमिट आईडी कुछ उसी तरीके से है कि आपका पिछला काम ट्रैक किया जा सके, आपने क्या किया था, उस कमिट आईडी को देख के आप सारे चेंजेस अपने ट्रैक कर सकते हैं। कितना बड़ा होता है, साइज क्या होता है इस कमिट आईडी का, 40 अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स होते हैं, यानी एबीसीडी भी होते हैं, 1 2 3 भी होता है, उन सबके मिक्सअप से ये बनता है, उसे कहते हैं अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर। अल्फा मतलब एबीसीडी, न्यूमेरिक मतलब 1 2 3, तो अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर से ये बनता है, 40 होती है उनके साइज। और ये SHA-1 चेकसम कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करता है। अब ये SHA-1 चेकसम कॉन्सेप्ट क्या है, ये कुछ ऐसा है कि जैसे सपोज करें आपकी एक फाइल है, आपकी फाइल में आपने 1000 वर्ड्स लिखे हैं, 1000 कोड आप वर्ड्स कह लें आप, ठीक है, आपने 1000 वर्ड्स उसके अंदर लिखे, कोड है, तो एक्चुअली में वो 1000 वर्ड्स का कोड है। तो ये उसको बाइनरी में कन्वर्ट करेगा, ये उस कोड को बाइनरी में कन्वर्ट करेगा और उसका एक बाइनरी साइज निकालेगा। जैसे इसने निकाला 2141876 समथिंग करके कुछ उसने एक साइज निकाला, और उस साइज के साथ अब ये आपको दे देगा एक करेक्ट, एक काफी बड़ा साइज होगा आपको, जिसे ये SHA-1 कहते हैं।
ठीक है। SHA-1 या SHA-256 ये एक तरीका है कोड को आप कह लें कि ये चेक करने का कि मेरा जो कोड है वो बिल्कुल सही है, उसको किसी ने चेंज नहीं किया है। एक्चुअली गिट आपको क्या प्रोवाइड कराता है? गिट आपको इंटीग्रिटी प्रोवाइड कराता है। इंटीग्रिटी का मतलब क्या है? इंटीग्रिटी का मतलब ये है कि अगर मैंने यहां पे चेकसम लगा दिया, मैंने अपने कोड को जो है कमिट कर दिया, सेव कर दिया, तो उसके साथ में मेरा जो है एक चेकसम कॉन्सेप्ट आ गया। चेकसम कॉन्सेप्ट है, ये एक वैल्यू होती है इस तरीके की 6 7 8 3 या 8 6 ऐसे करके, ठीक है। ये बाइनरी से कन्वर्ट करके बनती है, हम वो डिटेल में नहीं जा रहे, हम ऐसा मान के चलते हैं ये डिटेल है। अब ये सेंडर ने सेंड किया किसी को, ठीक है, तो सेंडर ने इसको सेंड किया, उसके साथ इसकी ये चेकसम वैल्यू चली गई। अब रिसीवर जो है वहां पर भी यही वाली टेक्निक लगाई जाएगी, चेकसम की टेक्निक। चेकसम एक तरीका है टेस्ट करने का, आप ऐसे समझे, ठीक है। तो उसने भी ये वाली टेक्निक चलाई, SHA-1 ये प्रोसेस किया और उसका जो आउटपुट आया वो भी सेम आया, 2 1 4 1 8 7 6 7 8 6। तो अब ये दोनों मैच कर गए। अगर ये दोनों मैच कर गए, इसका मतलब ये जो कोड था इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं हुई है, जैसा कोड था वैसा ही मेरे को रिसीव हुआ है। अगर कोई बंदा इसमें एक छोटा सा डॉट भी चेंज करेगा ना, छोटा सा डॉट भी, अगर उसने एक डॉट हटा दिया या ऐड कर दिया या स्पेस ऐड कर दिया, कुछ भी उसने उस फाइल में चेंज किया, उसके बाद कमिट होने के बाद दोबारा किसी ने फाइल में चेंज किया फॉर एग्जांपल, तो ये जो चेकसम है ये चेंज हो जाएगा, ये वैल्यू चेंज हो जाएगी। अगर ये 8 7 आ गई और अब इसकी 8 हमें पता है कि इसकी 8 6 आनी चाहिए थी, क्योंकि हम जब डेटा सेंड करेंगे तो चेकसम वैल्यू उसको सेंड करेंगे, तो हमने अपनी वैल्यू सेंड करी कि भाई हमारी तो ये वैल्यू है। अब उसने जब चेक किया तो उसको ये वैल्यू मिल रही है, इसका मतलब वो समझ जाएगा इस डेटा के साथ इस कोड में कोई चेंज हुआ है। तो यहां पे कमिट का ये भी फायदा है कि आपका डेटा इंटीग्रिटी पे फोकस रहता है कि अगर कोई हल्का सा भी चेंज करेगा तो पकड़ में आ जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ का चेकसम सेम होना चाहिए। सेंडर ने जो भेजा, रिसीवर को जो मिला है, दोनों चेकसम अगर सेम है, इसका मतलब डेटा में कोई छेड़खानी या कोड में कोई छेड़खानी नहीं हुई है। अगर चेंज आता है, इसका मतलब कोई छेड़खानी उसके साथ हुई है। तो ये चेकसम के बेस पे ये काम करता है। Even if you change one dot, commit ID will get change। अगर आप एक छोटा सा डॉट भी चेंज करते हैं तो commit ID बदल जाएगी। क्यों बदल जाएगी? क्योंकि आपने वहां पे जैसे चेंज किया है वो ऑटोमेटिकली commit ID उसकी जो है वो ये चीज को ट्रैक कर रहा होता है कि अगर इस बंदे ने कुछ भी हल्का सा भी बदला तो वो commit ID को चेंज कर देता है, ठीक है। इट एक्चुअली हेल्प यू टू ट्रैक दी चेंजेस। तो ये छोटे छोटे चेंजेस का भी फोकस करता है। कमिट आईडी बदल गई तो आप चेक करोगे कमिट आईडी में इस बंदे ने क्या बदला था, तो वो दिखा देगा कि इसने यहाँ पे ना ये डॉट बदला है, ठीक है। आपको सब कुछ पता चल जाएगा उस बंदे ने क्या चेंज किया है, क्या नहीं किया है। कमिट इज ऑल्सो नेम्ड एज SHA-1 हैश। तो SHA-1 हैश इसको बोलते हैं, एक टेक्निक है, चेकसम टेक्निक है, आपको इसकी डिटेल में नहीं जाना है, ठीक है। ये बेसिक बुनियादी बातें आपको समझनी नहीं भी समझ आ रही हैं तो अभी थोड़ा सा आप शांति से बस कुछ मेरे 2-4 लेक्चर्स को देखें और उसके बाद जब गिट पूरा हो जाएगा और आप एक बार इसको देख लेंगे तो दोबारा से फिर गिट को स्टार्ट करें, ठीक है। तो मैं आपको बिल्कुल ऐसे बता रहा हूं, किसी ट्रेनिंग सेंटर में ये डिटेल नहीं बताई जाएगी, नेवर, ठीक है। हिंदुस्तान या हिंदुस्तान के बाहर कहीं भी आप चले जाएं, आपको कहीं नजर नहीं आएगी, कहीं भी आपको ये चीजें नहीं बताई जाएंगी। डेवऑप्स इससे आसान कोई नहीं आपको बताएगा, ठीक है। आपने बस अपने दिमाग से ये डर निकाल देना है कि मैं नॉन टेक्निकल हूं, मैं समझ ही नहीं सकता, क्योंकि अगर आपने हार मान ली तो फिर मैं भी कुछ नहीं कर सकता। आपने हिम्मत करके ये काम मेरे साथ कॉपी करो ना, मैं जैसे जैसे लैब कराऊंगा एग्जैक्ट स्टेप करो, कुछ नया नहीं करना है आपने, ठीक है। अब कमिट हो गया तो कमिट आईडी आपको मिलती है, वो क्या होती है? रेफरेंस टू आइडेंटिफाई ईच चेंजेस। इससे हम एक एक चेंजेस को ट्रैक कर सकते हैं, तो उसे हम कमिट आईडी कहते हैं। टू आइडेंटिफाई हु चेंज द फाइल, इससे ये भी पता चल जाएगा वो कमिट आईडी जो है वो किसी यूजर की होगी, तो हमें पता चल जाएगा किस बंदे ने इसको चेंज किया था, ठीक है, क्योंकि वो एक यूजर के थ्रू आएगा। किसी बंदे ने तो कमिट किया होगा ना, तो उसकी आईडी भी हमें पता चल जाएगी किस बंदे ने, ये किस यूजर ने किया था। लिनक्स के अगर 10 यूजर है तो किसने कमिट किया था हमें पता चल जाएगा। टैग्स की बात करें तो टैग्स क्यों होते हैं? क्योंकि कमिट आईडी जो होती है ये अल्फा न्यूमेरिक होती है, ABCD 1 2 8 7 ऐसे करके कुछ लिखा होता है, हमें समझ ही नहीं आता, हम ट्रैक नहीं कर सकते कि इस चेंज में इस बंदे ने क्या किया था। तो हम ये अगर याद रखना चाहते हैं कि इस चेंज में सपोज मैंने इंडेक्स फाइल को चेंज किया है, तो मैं टैग लिख दूंगा आई चेंज इंडेक्स फाइल, ठीक है, मैंने ऐसे लिख दिया। तो मैंने कमिट आईडी के साथ एक टैग लगा दिया, जिसमें जब भी वो बंदा उस कमिट आईडी को देखेगा उसके नीचे उसे टैग नजर आएगा, आई चेंज इंडेक्स फाइल। वो कहेगा अच्छा इस बंदे ने यहाँ पे इंडेक्स फाइल चेंज करी है, तो ये कमिट आईडी जो है उस कोड की है जहां इंडेक्स फाइल चेंज है। वो कहेगा नहीं नहीं मुझे ये फाइल नहीं देखनी, मैं तो दूसरी ढूंढ रहा हूं। तो टैग से ना इजी हो जाता है काम को करना, ठीक है, आपको समझ आ रहा है। तो अब जैसे ये कुछ ऐसा है कि आपके पास 20 घर के अंदर स्टील के जार हैं, सारे एक जैसे जार हैं। अब वो बाहर से तो उनमें कुछ दिख नहीं रहा, वो ट्रांसपेरेंट नहीं है, स्टील के डब्बे हैं। तो आप क्या करते हो, उनके ऊपर एक स्टिकर लगा देते हो, इसमें नमक है, इसमें हल्दी है, इसमें लाल मिर्च है। तो
अब आपने टैग कर दिया, आपने टैग लगा दिया कि मेरे को दूर से ही देखते पता चल जाए, डब्बे तो सारे एक जैसे हैं, अब मुझे तो लाल मिर्च चाहिए तो लाल मिर्च जिस पे लिखा है मैं उसे निकालूंगा ना, इसीलिए मैं यहाँ पर टैग लगा देता हूं। तो टैग से क्या होता है, आप चीज को आइडेंटिफाई कर सकते हो, जो फाइल आपको चाहिए आपको जल्दी दिख जाएगी। कमिट आईडी से थोड़ी आपको पता चलेगा, वो तो सब में 1 2 3 ABCD 1 2 3 ABCD की फॉर्म में लिखा है, समझ ही नहीं आएगा। तो टैग से हम ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में लिख देते हैं ताकि हमें समझ आ जाए हमने क्या किया है। टैग असाइन अ मीनिंगफुल नेम विद अ स्पेसिफिक वर्जन इन द रिपोजिटरी। वंस अ टैग इज क्रिएटेड फॉर अ पर्टिकुलर सेव, इवन इफ यू क्रिएट अ न्यू कमिट इट विल नॉट बी अपडेटेड। ये इंपॉर्टेंट बात है कि आपने अगर एक बार कोई फाइल को सेव कर दिया और उसके बाद भी आपने कुछ फ्यूचर में चेंजेस किए उस फाइल के अंदर, तो टैग चेंज नहीं होता, टैग वैसे ही रहता है, ठीक है, आपका टैग चेंज नहीं होगा। स्नैपशॉट, ये भी आपको पता है कि जब हम कमिट करते हैं तो एक स्नैपशॉट बनता है ना। अब हमने दोबारा उसी फाइल को फ्यूचर में अपडेट करके कमिट किया तो उसका एक नया इंक्रीमेंटल स्नैपशॉट बनेगा जिसमें सिर्फ चेंजेस ऐड होंगे, जो भी चेंजेस आपने किए हैं वो सिर्फ वो स्नैपशॉट लेके रखेगा, क्योंकि पुरानी चीजें तो बाकी फाइल में है पहले वाली में, वो हम वहां से उठा लेंगे। तो आउटपुट में वो आपको सारी चीजें देगा। आपने ये याद रखना है, पुराना अगर इंक्रीमेंटल वो कर रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि सर वो पुराने, जब हमें वो कोड चाहिए तो पूरा कोड चाहिए, उसने तो खाली वही कोड सेव करा है जो नया है, तो पुराना कोड भी तो हमें चाहिए ना। तो वो उसकी हेडेक है, वो इस तरीके से हमने बैक एंड पे काम किया हुआ है कि वो आपको पूरा कोड ही देगा, पर वो पुराना कोड जो जिसमें चेंज ही नहीं हुआ था वो पुरानी फाइल से उठा के देगा, नया वाला उसके पास था, दोनों को जोड़ के वो आपको देगा। वो कंफ्यूजन आपको नहीं करना है, आपने वो दिमाग से टेंशन निकाल देनी है कि ये सिर्फ मुझे चेंजेस ही दिखाएगा तो मुझे तो पूरा कोड चाहिए था, ऐसा नहीं है, वो कोड आपको पूरा ही देगा। इनका बैक एंड पे प्रोसेस होता है एक। रिप्रेजेंट सम डेटा ऑफ पर्टिकुलर टाइम। स्नैपशॉट का मतलब क्या है, ये आपको पर्टिकुलर टाइम पे क्या हुआ था वो दिखाता है। तो आप जितनी बार कमिट करोगे, आपने स्नैपशॉट किया तो उस टाइम पर क्या काम आपने करके कमिट किया था, सेव किया था, वो एक स्नैपशॉट है, वो एक पर्टिकुलर टाइम का होता है, क्योंकि फोटो भी एक टाइम की होती है, ऐसा नहीं है पूरे दिन की फोटो होती है। जिस टाइम आपने खींचा है उसी मोमेंट को वो कैप्चर कर लेता है, उस टाइम आप जो कुछ भी कर रहे थे वो कैप्चर कर लेता है। ऐसे ये भी पर्टिकुलर टाइम का होता है। इट इज ऑलवेज इंक्रीमेंटल, तो ये इंक्रीमेंटल होता है, वो कॉन्सेप्ट समझ आ गया। दैट इज इट स्टोर द चेंजेस ओनली, राइट। अपेंड डेटा, अपेंड डेटा का मतलब है जनरली हम कमिट जो करते हैं ना उसमें डेटा ऐड करते हैं, हम कभी डिलीट नहीं करते। तो हम जब भी कभी कमिट कर रहे हैं, सपोज हमने कोई काम किया, हमने कोई कोड लिख लिया, अब फ्यूचर में हमने उस कोड को दोबारा उठाया, वर्किंग डायरेक्टरी में लाए और हमने उसमें कुछ चेंजेस किए, तो हम पुराने कोड को डिलीट नहीं करते, कभी भी हम पुरानी चीजों को डिलीट नहीं करते, नई ऐड कर देते हैं और ऐड करके अपना कमिट करते हैं। तो हम जनरली अपेंड करते हैं। अपेंड करने का मतलब है डेटा को ऐड करना, नए डेटा को जोड़ना। तो कमिट के अंदर हम जनरली, या आप ये कहें कि नए नए कमिट जो हम करते हैं उनमें हम नई चीजें जोड़ते हैं, जनरली पुरानी को डिलीट नहीं करते हम, ठीक है, जरूरत है तो कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो जनरली ये अपेंड डेटा करता है, जोड़ता है, नॉट एंटायर कॉपी। इंक्रीमेंटल का मतलब है कि ये एंटायर कॉपी का स्नैपशॉट नहीं लेगा, उन्हीं फाइल, उन्हीं कोड्स का, उन्हीं लाइंस का लेगा जिनमें आपने चेंज किया है या नई जोड़ी है। तो नई जो लाइन जोड़ते हो उन्हें अपेंड कहते हैं। तो जनरली हम नई लाइंस को ही जोड़ते हैं, डिलीट नहीं करते हैं पुरानी फाइल्स में। तो ये सारी बातें आपको समझ आ गई। अब कुछ और टर्म्स को हम लोग पढ़ लेते हैं। अब पुश का क्या मतलब होता है, पुल का क्या मतलब होता है, ये एक बार देख लेते हैं। तो पुश का मतलब क्या है, पुश का मतलब है कि आपने जो कुछ भी लोकल रिपोजिटरी में आपने कमिट किया है, जो भी लोकल रिपो में आपके पड़ा है, कमिट करने के बाद आप उसको अब क्या करना चाहते हैं, आप लोकल रिपो से उसे पुश करना चाहते हैं। कहां पे, अपने गिटहब के ऊपर, जो कि आपकी सेंट्रल रिपो है। तो उसको गिटहब से, लोकल मशीन से उसे गिटहब पे डालना, उस सर्वर पे डालना जो रिमोटली पड़ा हुआ है कहीं और। गिटहब हो सकता है, गिटलैब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बिटबकेट हो सकता है। तो जहां भी आप उसको जब उस पे डालते हैं, क्लाउड पे भी हो सकता है, आपके खुद के सर्वर पे हो सकता है, आपने अलग से एक बना रखी है, स्टोरेज बना रखी है बहुत बड़ी। तो लोकल रिपोजिटरी से सेंट्रल रिपोजिटरी में अपने कोड को पुश करने को कहते हैं, मतलब भेजने को कहते हैं पुश करना। तो पुश ऑपरेशन कॉपीज चेंजेस फ्रॉम अ लोकल रिपोजिटरी इंस्टेंस टू अ रिमोट और सेंट्रल रिपोजिटरी। तो पुश ऑपरेशन क्या है, वो कॉपी करता है, आपके डेटा को कॉपी कर रहा है। ये एक्चुअली ये पूरा भेज नहीं रहा है, एक कॉपी इसके पास भी रहेगी, इसीलिए तो डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन सिस्टम है। कॉपी हमारे पास भी रहेगी और हमने वहां पर भी डाल दी है, ताकि फ्यूचर में अगर हमारी डिलीट हो जाए, हमसे कुछ गड़बड़ हो जाए तो हम वहां से उठा सके, और वहां की गड़बड़ हो जाए तो हम यहां से दोबारा भेज सके। यही तो फायदा है ना डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जनिंग कंट्रोल सिस्टम का, जो मैंने आपको इतनी बड़ी सारी कहानियां सुनाई है, अभी आपको सब कुछ समझ आ रहा होगा। तो कॉपी करता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये कॉपी करता है आपके डेटा को, एग्जैक्ट जो आपने कमिट किया है कोड, उसे पुश करने पर वो कॉपी कर देगा सेंट्रल रिपोजिटरी में, ठीक है। इंस्टेंस का मतलब यहाँ पे सर्वर होता है, ठीक है। लोकल रिपोजिटरी इंस्टेंस कह लें या लोकल रिपोजिटरी सर्वर कह लें, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है। पर जो लोग AWS मेरे से पढ़ चुके हैं उन्हें पता है कि इंस्टेंस इसी का मतलब होता है, ठीक है। जब हम लैब भी करते हैं तो लॉन्च इंस्टेंस लिखा होता है, तो इंस्टेंस का मतलब सर्वर ही होता है, ठीक है।
to a remote or central repository. This is used to store the changes permanently into the Git repository. तो ये किस लिए होता है? परमानेंटली अब हम उसको सेव कर देना चाहते हैं किसी जगह पे, तो उसे हम पुश करना कहते हैं। पुल क्या होता है? उसका जस्ट अपोजिट, वहां से उठा के सेंट्रल रिपोजिटरी से उठा के लोकल रिपोजिटरी में वो कोड को लाना, उसे पुल कहते हैं। तो पुल ऑपरेशन कॉपीज द चेंजेस फ्रॉम अ रिमोट रिपोजिटरी टू अ लोकल मशीन। लोकल मशीन आपका जो लिनक्स मशीन, EC2 इंस्टेंस जो आप खुद चला रहे हो अपने ऑफिस में बैठ के, तो पुल का मतलब है वो कोड उठा के अपनी लोकल मशीन पे लाना। जैसे अब कल मुझे दोबारा काम करना है, तो दूसरे बंदे ने जो सिंगापुर में था उसने भी कुछ चेंजेस करे होंगे, तो अब मैं दोबारा से वहां से पुल करूंगा तो सारा कोड उठ के मेरे पास दोबारा आ जाएगा। जो काम मैंने किया था वो भी और जो उसने ऐड किया था वो पूरी कॉपी। जब हम पुल करते हैं तो ये याद रखिएगा पूरा कोड उठ के आ जाता है, सारा कोड हमारे पास कॉपी होता है, थोड़ा बहुत कॉपी नहीं होता। पूरा कोड जो वहां रिपोजिटरी में पड़ा है, जिस रिपोजिटरी को मैं पुल कर रहा हूं, वो पूरी रिपोजिटरी का कोड मेरे पास आ जाता है। ये चीज आप याद रखिएगा। पुल करने पर फर्स्ट टाइम में जब भी आप पुल करेंगे कोड सारा आ जाएगा, जो भी जिस बंदे ने उसमें जो भी चेंजेस करे हैं वहां पे उस रिपोजिटरी के अंदर, उस ब्रांच के अंदर, वो सारे के सारे कॉपी होके आपके पास आ जाते हैं। ठीक है। पुल ऑपरेशन इज यूज्ड फॉर सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन द टू रेपो। टू रेपो का मतलब लोकल रिपोजिटरी और सेंट्रल रिपोजिटरी के बीच में सिंक्रोनाइजेशन, दोनों के बीच में तालमेल बिठाता है कि उसकी कॉपी इसके पास अब पड़ी हुई है और ये भी वहां पे पुश कर रहा है तो इसकी कॉपी वहां पे, तो दोनों अपडेटेड रहते हैं। पुल करने का मतलब है वहां पे जो बंदे ने, सिंगापुर वाले बंदे ने चेंज करे थे वो अब मेरे पास आ गए, क्योंकि मैंने पुल कर लिया। तो मेरा कोड तो था ही था, उसके साथ साथ जो उसने ऐड किया था वो भी अब मेरे पास आ गया, तो मेरे पास अपडेटेड फाइल आ गई। तो दोनों सिंक्रोनाइज रहते हैं, पुल ऑपरेशन से सिंक्रोनाइज रहते हैं हम रिमोट के साथ। जो भी रिमोट पे अपडेटेड है वो हमारे पास आ जाता है पुल करने से, तो हम सिंक्रोनाइज हो जाते हैं। ठीक है, हमने उसके साथ सामंजस्य बिठा लिया, आप ये समझे। अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात करते हैं ब्रांच की, तो इसको जरा हमें डिटेल में समझना पड़ेगा, तो मैं ये आपको बता देता हूं। अब देखें होता क्या है, बाय डिफॉल्ट हमारे पास जो ब्रांच होती है वो होती है मास्टर ब्रांच। ठीक है, हम जो भी काम करते हैं वो मास्टर ब्रांच में करते हैं। जो डिफॉल्ट ब्रांच हमें मिली हुई होती है, जो पहले से होती है, मतलब हमें बनानी नहीं पड़ती, ब्रांच हम बाद में बना सकते हैं, पर जो डिफॉल्ट हमें मिलेगी हमारी लोकल रिपोजिटरी में, जब हमने गिट इनिशियलाइज कर दिया और फर्स्ट टाइम हम काम कर रहे हैं तो एक ब्रांच हमारी ऑटोमेटिक बन जाती है, उसे हम मास्टर ब्रांच कहते हैं। नॉर्मल ब्रांच की तरह मास्टर का मतलब ऐसा नहीं है कि ये बाकी ब्रांचेस को कंट्रोल कर रहा है, बट ये डिफॉल्ट जो मिली हुई है उसका हमने एक नाम दिया हुआ है मास्टर ब्रांच। ठीक है, तो हमारी मास्टर ब्रांच है। अब मैंने यहाँ पे कुछ मास्टर ब्रांच में कुछ कोड लिखा, चेंज किया लोकल रिपोजिटरी में, मतलब सपोज मेरा ये काम हो रहा है। अब मैं आपको दोबारा से दिखा देता हूं, ये मेरा वर्किंग स्पेस है, ये मेरा स्टेजिंग एरिया है और ये मेरा लोकल रिपोजिटरी है। तो मैंने स्टेजिंग एरिया से जो कुछ भी कमिट करूंगा तो वो मेरा यहां पे अपडेट हो जाएगा, मेरी मास्टर ब्रांच में ही वो कोड अपडेट हो जाएगा, तो ये कहलाएगा कमिट। तो मैंने सपोज कमिट कर दिया, तो मैंने एक कमिट कर दिया, इसकी कमिट आईडी आ गई 1 फॉर एग्जांपल। तो अब मैंने यहाँ पे कुछ चेंजेस किए, मैंने यहाँ पे सपोज मैंने एक index.html फाइल जो है मैंने उसे लिख लिया। ठीक है, और मैंने यहाँ पे काम कर लिया। अब मैंने दोबारा जो कमिट कर दिया उसके बाद मेरा अब ये काम ऐड हो गया इसमें। अब मैंने दोबारा इस पे काम करना शुरू किया फ्यूचर में, मैंने कुछ और काम इसमें कर लिया, सपोज मैंने कुछ अपडेट कर दिया, मैंने अब कोई JSS फाइल CSS फाइल बना दी। ठीक है, index.css फाइल मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दी। अब मैंने वो काम भी उसमें अपडेट कर लिया, या सपोज मैंने यहाँ पे कुछ और नया XYZ काम ऐड कर लिया। आप मैं बिल्कुल सिंपल भाषा में बताता हूँ, मैंने कोई और काम ऐड किया, नया कोड लिख दिया, मतलब पुराने कोड में ही नया कोड मैंने index.html मेरे पास पहले से था और मैंने इसमें जो है अब XYZ काम ऐड कर दिया। तो अब मैं ऐड करने के बाद दोबारा कमिट करूंगा तो इसका भी एक स्नैपशॉट बन जाएगा, है ना। मैं वर्जन्स बना रहा हूं ना, ये मेरा वर्जन 1 हो गया एक तरीके से आप देखें तो, और ये मेरा, अब मैंने इसको दोबारा कमिट किया यहाँ पे, तो ये मेरा कमिट जो है, अब ये वर्जन कौन सा बन गया, वर्जन 2 बन गया, ये वर्जन 1 था। ठीक है, अब मैंने फिर कुछ काम ऐड किया। ठीक है, मैंने फिर कुछ काम ऐड किया, कमिट किया, मैंने काम करने के बाद अगले दिन मैंने फिर कमिट किया उसी काम में। तो मैं सब कुछ मास्टर ब्रांच में कर रहा हूं, मेरी मास्टर ब्रांच जो है मैं उसमें ही अपने डेली आ रहा हूं, मैं अपना नया कोड लिखता हूं उसी के अंदर, फिर उसको कमिट करके सेव कर देता हूं ताकि अगले दिन आऊं तो मुझे वो सारा काम दिख जाए और मैं उसमें आगे फिर दोबारा काम स्टार्ट कर सकूं। तो अब मैंने दोबारा फिर यहाँ पे काम करना स्टार्ट किया और फिर मैंने कमिट किया, तो कमिट किया तो अब की बार ये वर्जन 3 बन गया। सपोज मैंने यहाँ पे कुछ ABC फाइल या कोड जो है वो मैंने ऐड कर दिया। मैं हर बार ऐड कर रहा हूँ, मैं अपेंड कर रहा हूँ, ऐड करने का मतलब अपेंड, पुराने काम में ही ऐड कर रहा हूँ। तो अब मैं जो ऐड करूंगा वो किस काम में करूंगा, पहले से मेरे पास index.html फाइल थी, उसमें XYZ काम था और अब मैंने ABC उसमें ऐड कर दिया, तो मैं अपेंड करता जा रहा हूं, नया काम जोड़ता जा रहा हूं। अब एक पॉइंट ऐसा आएगा जब मेरा एक बंदा कहेगा कि यार आपने जो ये काम किया है ना,
इसको हम एक नए तरीके से कर सकते थे। जो XYZ था, इसे अगर मैं MNP तरीके से करूं, ऐसे नाम दे रहा हूं मैं, MNP तरीके से करूं तो ये शायद ज्यादा अच्छा हो सकता था। तो मैं कहूंगा यार देखो मेरा काम तो परफेक्ट हो रहा है, तो मैं इसे छेड़ना नहीं चाहता। अब तुम इसमें MNP काम कर दोगे तो ये सारा काम मेरा गड़बड़ हो जाएगा। मैंने इतना कोड यहाँ पे लिख दिया है, मैंने ABC कोड भी लिख दिया है, XYZ कोड भी लिख दिया है। अब आप इसमें कह रहे हो कि MNP करते तो ज्यादा अच्छा होता। भाई मैं रिस्क नहीं ले सकता, पता चला तेरे MNP के चक्कर में मेरा ABC और XYZ कोड भी खराब हो गया। क्योंकि आप किसी भी काम में आप शाही पनीर बना रहे हो, अब शाही पनीर बनाते बनाते बंदा कहता है यार इसमें अगर हम तेज पत्ता डाल देते या हम कड़ी पत्ते डाल देते तो बड़ा मजा आता। अब भैया पता चला कि तूने कभी खा के देखा नहीं कड़ी पत्ता, तो वो कहेगा मैंने YouTube पर देखा था कि कड़ी पत्ता डालने से ना इसका टेस्ट बढ़ जाता है। तो भैया रिस्क नहीं ले सकते। शाही पनीर, अच्छा मेहमान आके बैठे हुए हैं और शाही पनीर बन के तैयार रखा, तुम कह रहे हो कि कड़ी पत्ता डाल लो इसमें, और वो खराब हो गया तो वो दोबारा तो बनने से रहा। तो अब वो रिस्क हम नहीं ले सकते यहाँ पे, क्योंकि हमारा कोड लिखा जा चुका है, सारा काम हो चुका है। मैं कहता हूँ ठीक है तुझे एक्सपेरिमेंट करना है, तू एक काम कर, ये थोड़ा सा शाही पनीर निकाल के दे रहा हूँ, ये पहले ही बन चुका है तेरे को थोड़ा सा निकाल के दे रहा हूँ, ठीक है, 1-2 कटोरी, इसमें तू अपना कड़ी पत्ता डाल के एक्सपेरिमेंट कर ले, अच्छा लगेगा तो मेहमानों को खिला दियो, नहीं तो तू खुद खा लियो, ठीक है। तो यही काम हम यहां करेंगे। हम कहेंगे भैया मैं अपने रनिंग काम पे तो मैं तेरे को एक्सपेरिमेंट नहीं करने दूंगा, क्योंकि ये कोड मेरा अच्छा खासा चल रहा है, मैंने सारा काम कर लिया है, तुझे एक्सपेरिमेंट करना है, मैं तुझे एक ब्रांच बना के दे रहा हूं। तो यहां पे मैं एक ब्रांच बना दूंगा, एक ब्रांच, इसी मास्टर ब्रांच से मैंने एक ब्रांच बना दी। ये ब्रांच जब हम बनाते हैं तो जो कोड यहां पर लिखा हुआ है, जितना भी कोड यहां पे लिखा है वो इस ब्रांच में कॉपी हो जाएगा। फर्स्ट टाइम जब भी आप ब्रांच बनाते हैं तो जो भी जहां से आपने ब्रांच क्रिएट की है तो वहां जितना भी काम हो रखा होगा वो इसको मिल जाएगा, ठीक है। अब इसको जो चेंजेस करने हैं उस पर कर बैठ के आराम से, तो इसको सारा कोड मिल गया, इसको index.html + XYZ + ABC सारा कोड इसके पास यहां पे आ गया। अब ये उसमें डिलीट कर ले XYZ को, ABC को डिलीट कर ले, कोई नया काम करे और सपोज कमिट कर दे, तो इसने भी यहां पे कमिट कर दिया, कुछ नया काम इसने ऐड किया MNP, और इसने यहां पे एक काम बनाया। अब इसकी जो फाइल थी, सपोज करो इसने index.html डेटा में अपना MNP ऐड कर दिया और मेरा XYZ हटा दिया, XYZ और ABC हटा दिया, अपना MNP ऐड कर लिया, ठीक है। अब इसने चेक किया, इसने टेस्ट किया, इसने कहा हाँ ये तो बड़ा बढ़िया चल रहा है। फिर इसने और आगे कुछ काम किया, फिर कमिट किया, इसने कुछ और काम किया, इसने कहा कि ठीक है मैंने भी अपना कोड ऐड कर दिया। और यहां पर ये बंदा भी अपनी जो और एम्प्लॉइज हैं वो अपना काम एज इट इज कर रहे थे, वो भी नया नया काम करते जा रहे थे। अब इस बंदे ने, जो यहाँ पे बंदा था, उसने इस बंदे से कहा, जो इस पे काम कर रहा था, अपने बॉस को कहा कि बॉस मेरा आप कोड एक बार चेक कर लो, मैंने अलग से बना लिया है। तो इससे क्या हुआ, अब हम उसका कोड चेक करेंगे। हमने कहा यार तुमने तो बहुत बढ़िया बनाया, वाकई तुम्हारा आइडिया बहुत अच्छा था, इससे तो अब ये मेरी वेबसाइट ज्यादा अच्छी दिख रही है। फॉर एग्जांपल उसने कोई वेबसाइट में इंप्रूवमेंट के लिए कुछ किया था, तो मैंने कहा यार वाकई ये तो बड़ा अच्छा लग रहा है, अगर तुम ये काम, इससे तुमने बड़ा अच्छा काम कर दिया। तो अब हम कहते हैं यार हाँ इसका मतलब तुमने सही सोचा था, एक काम करो यहां से XYZ हटा दो, ABC हटा के ना हम इस काम को यहां पे ऐड कर देते हैं, या हम कहते हैं कि ठीक है पहले वाला काम भी रहने दो, उसके साथ इसको जोड़ दो, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आपने जो भी काम कर रखा था, फॉर एग्जांपल आपने यहां तक इसको, आपने भी यहां तक काम कर लिया था, अब हम इसको यहां मर्ज कर देंगे। मर्ज करने का मतलब होता है जो भी ब्रांच में काम किया था अब वो इसके साथ ऐड हो गया, दोनों को मिला दिया और एक बना दिया, वो कोड इसमें मर्ज हो जाएगा। अगर हम नहीं करना चाहते, हमें लगता है नहीं यार तुम्हारा काम बढ़िया नहीं है, तुम रहने दो, तो हमारे रनिंग काम पे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि हमने उसको अलग ब्रांच बना के दी थी, तो हमारे एग्जिस्टिंग काम पे फर्क नहीं पड़ेगा। तो ब्रांच बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है गिट के अंदर, क्योंकि जब भी किसी बंदे को पैरेलली कोई काम करना है, फॉर एग्जांपल कोई बंदा, हमने कहा यार मेरे पास 4 एम्प्लॉई हैं, तुम भी खाली बैठे हो, तुम भी खाली बैठे हो, एक काम करो मैंने एक ब्रांच इसको बना के दे दी, एक ब्रांच इसको बना के दे दी, दोनों के पास सारा कोड आ गया। ब्रांच बनाने पर सारा कोड पुराना जो होता है वो कॉपी करके आ जाता है, ब्रांच में आ जाता है बाय डिफॉल्ट फर्स्ट टाइम। उसके बाद जो चेंजेस करोगे वो उस ब्रांच में रहेंगे, उसके बाद वाले चेंजेस नहीं आएंगे। उसके बाद सपोज आपने यहाँ पे MNP लिखा है तो वो MNP यहाँ पे नहीं नजर आएगा आपको, क्योंकि फर्स्ट टाइम, क्योंकि उसको काम करने के लिए हमें देना था ब्रांच बना के, तो पुराना कोड तो देना पड़ेगा ना, तभी उसमें वो अपने चेंजेस करेगा। अब वो स्टार्टिंग से तो बैठ के नहीं काम करेगा ना, तो ब्रांच बनाने पर पुराना कोड उसको अपने आप मिल जाता है। अब हमने इन दोनों बंदों को दे दिया, हमने बोला एक काम करो अब तुम इस हमारे जो वेब पेज है, जो हमारी वेबसाइट का, इसको चेंज करो, तुम इसका रेड बैकग्राउंड करके और इसके फॉन्ट कलर को चेंज करके दिखाओ, और तुम भी सेम काम करके दिखाओ, तुम भी रेड बैकग्राउंड करो, फॉन्ट चेंज करो
तुम कुछ इनोवेटिव तरीके से करो, तुम कोई और फॉन्ट लो, तुम कोई और फॉन्ट लो और काम स्टार्ट करो। तो हमने दोनों को कोड दे दिया, दोनों बंदों ने काम स्टार्ट किया। सपोज इस बंदे का काम अच्छा था, इसने कमिट किया यहाँ पे, कमिट किया यहाँ पे, और इस बंदे का काम हमें अच्छा लगा, तो हम इसे अपने काम में मर्ज कर देंगे, और इस बंदे का काम बढ़िया नहीं था, हम इसको रहने देंगे। तो मर्ज करने से अब वो काम हमारे इसमें आ जाएगा, इसमें ऐड हो जाएगा। नहीं करना चाहते, हम अलग ही रखना चाहते हैं उस काम को, हम अलग रख सकते हैं। तो ब्रांच का कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। ब्रांच क्यों हमारे लिए जरूरी है? ब्रांच हमारे लिए जरूरी है क्योंकि अगर हमने एक टाइम में मल्टीपल पैरेलल काम करने हैं तो हम बंदों को ब्रांच बना बना के दे सकते हैं, वो अपना अपना काम उस पर करते रहेंगे। फ्यूचर में हमें जब उन्हें मर्ज करना है, जोड़ना है, अब देखो हम सपोज करो कि जैसे इसको एग्जांपल चलो शाही पनीर से ही ले लेते हैं। अब हम शाही पनीर बना रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं शाही पनीर बनाने में? हम कहते हैं कि जी एक काम करो यार, मेहमान ज्यादा है, 50 बंदों को खाना बनना है, ठीक है, और तुमने हमें बताया भी नहीं 50 का बनना है, अकेले तो नहीं बना सकते, प्याज काटने में आधा घंटा लग जाएगा। एक काम करो, तुम प्याज काटो, तुम शाही पनीर के लिए पनीर काटो, पनीर उबालो, पनीर गरम करो, जो भी करना है, तुम मसाले पकाओ, तुम जो है टमाटर काटो, या तुम जो है मसाले देखो कहां कहां मसाले। मैंने 5-6 बंदों को अलग अलग काम पे लगा दिया। पर्पस क्या है? सबका पर्पस एक ही, शाही पनीर बनाना, पर वो बंदा सिर्फ प्याज काट रहा है, फिर उसकी प्याज से भी, लेकिन वो प्याज इंपॉर्टेंट है, वो भी शाही पनीर में डलेगा तभी शाही पनीर बन पाएगा, राइट? उस प्याज को पीसना पड़ेगा, उसकी ग्रेवी डालनी पड़ेगी, वॉटएवर जो भी करना है। तो अब सब अलग अलग छोटा छोटा काम कर रहे हैं, लेकिन उनका पर्पस एक आउटपुट देना है। इसीलिए हम अलग अलग ब्रांचेस बना के सब बंदे अपने अपने काम करते हैं, और फ्यूचर में उन्हें मर्ज करके एक सिंगल एप्लीकेशन, क्योंकि हमें बनानी है, हम मर्ज करके सबको एक सिंगल आउटपुट देते हैं। अब वो एप्लीकेशन हो सकती है, वो फेसबुक हो सकती है, व्हाट्सएप जैसी कोई एप्लीकेशन आप बनाना चाहते हैं, तो अब व्हाट्सएप जैसी एप्लीकेशन के लिए बहुत सारी चीजें आपको करनी पड़ेंगी कि फ्रेंड कैसे ऐड करना है, व्हाट्सएप को लॉगिन कैसे करना है, व्हाट्सएप में फोन नंबर के थ्रू कॉन्टैक्ट लिस्ट नजर आनी चाहिए, जो भी फोन में है वो सारे बंदे जो जो व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं वो हमें व्हाट्सएप के कॉन्टैक्ट में नजर आने चाहिए। ये अलग अलग ऑप्शंस आपको व्हाट्सएप में करने पड़ेंगे इनेबल। तो उसके लिए हमने हर बंदे को बोल दिया भाई तुम ये काम करो, तुम ये काम करो, तुम ये काम करो, और बाद में सारे कोड मर्ज करेंगे तो वो व्हाट्सएप जैसी एप्लीकेशन हमें नजर आएगी। तो ये पर्पस होता है ब्रांचिंग का या ब्रांच का। आई होप ये भी आपको समझ आ गया होगा, बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। इतनी डिटेल में इतना लंबा लेक्चर, मुझे लगता है काफी लंबा लेक्चर हो गया, बट मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि ज्यादा डिटेल में बताने के चक्कर में लेक्चर लंबा हो जाता है। और कई लोग मुझसे कहते भी हैं कि सर इतना लंबा ना बनाया करो यार। आप फिर वही वाली बात है कि मैं उन लोगों को फोकस करके चढ़ता हूं जिन्हें बिल्कुल नहीं कुछ पता है, जो बिल्कुल बुनियाद से समझना चाहते हैं, क्योंकि टेक्निकल बंदा है वो जल्दी समझ लेगा। मैं 2 बार रिपीट करूंगा, इसमें आपका नुकसान नहीं है, बट मैंने अगर एक बार बोला और उस एक बार में बंदे को बात समझ नहीं आई तो उसका भी मुझे ख्याल रखना है। मुझे अपनी क्लास में बैठे हुए लास्ट बच्चा जो है ना, उसका भी ख्याल होता है। तो मैं वही मान के चलता हूं कि मेरे को वो लोग भी देख रहे हैं जो बिल्कुल सिर्फ मेरे पे डिपेंडेंट है, तो उनके लिहाज से मैं ये सारी चीजें बता रहा हूं। तो अब मैं जरा ब्रांच को डिस्कस कर लेता हूं। अब आई होप आपको सारी बात समझ आएगी। प्रोडक्ट इज सेम, सो वन रिपोजिटरी बट डिफरेंट टास्क। तो प्रोडक्ट सेम है, मैंने जब ब्रांच डिस्ट्रीब्यूट करी तो इसको भी सारा कोड मिला, इसको भी सारा कोड मिला जो यहां पर है। अब उसके बाद लेकिन टास्क अलग है, ये कुछ और काम कर रहा है, ये कुछ और काम कर रहा है। एक बंदा प्याज काट रहा है, एक बंदा मसाले पका रहा है, ठीक है उनका, लेकिन प्रोडक्ट इज सेम। लेकिन बनाना हमको शाही पनीर है, तो हमारे को एक टास्क दिया हुआ है कि शाही पनीर बनाना है, बट सब अपने अपने काम अलग अलग कर रहे हैं। Each task had one separate branch। तो हर टास्क की एक सेपरेट ब्रांच हम बना देते हैं कि भैया तुम जो है, तुम यहां पे लॉगिन पेज के लिए कोड लिखो, ठीक है, तुम जो है यहां पे कॉन्टेक्ट लिस्ट के लिए कोड लिखो। सब अपना अलग अलग काम कर रहे होते हैं, बाद में हम उसे मर्ज कर देंगे। फाइनली मर्ज ऑल ब्रांचेस। तो फाइनली हम सबको मर्ज करके एक ब्रांच बना देंगे ताकि हमारी प्रॉपर एप्लीकेशन चल पाए। तो फाइनली हम शाही पनीर में बनाने के लिए हम प्याज भी डाल देंगे, मसाले भी डाल देंगे, पनीर भी डाल देंगे और उसे पकाएंगे, ठीक है। तो हमने सबको मर्ज करके एक आउटपुट के लिए हमने क्या किया, सबको मर्ज कर दिया। यूजफुल व्हेन यू वांट टू वर्क पैरेलली। ये कब बेनिफिशियल है? जब आप पैरेलली काम करना चाहते हैं, जब आप अकेले काम नहीं करते, कई सारे बंदों को काम करना है, तो आप सबको काम डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए उनको अलग अलग ब्रांच असाइन कर देते हो, और इसका आपकी मास्टर ब्रांच पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इसने काम गलत भी कर दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको बोलोगे ठीक है तू इस काम को डिलीट कर दे, तेरे को नई ब्रांच बना के दे रहा हूं, तो अब इस पे काम दोबारा स्टार्ट कर, ठीक है, हमने तो यहां तक काम कर ही लिया। तो हमारे मेजर प्रोजेक्ट पे फर्क नहीं पड़ता, जो एक्चुअल काम हम कर रहे हैं हम उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, जो हमारा परफेक्ट काम चल रहा है। अगर इसने भी परफेक्ट काम किया तो आप उसको बाद में मर्ज कर दो, तो अब उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फ्यूचर में फिर और आगे गए, आपने एक और ब्रांच बना ली, ब्रांच की ब्रांच भी बना सकते हो आप ऐसा नहीं है मास्टर से ही ब्रांच बना सकते हो। आपने यहां ब्रांच बनाई है, आप इस ब्रांच से एक और ब्रांच क्रिएट कर सकते हो, इस ब्रांच से एक और ब्रांच क्रिएट कर सकते हो। फिर इसका काम इसने आगे कमिट किया, ये डॉट का मतलब कमिट है, फिर इसने एक और इसमें अपनी ब्रांच क्रिएट कर दी, तो ये ट्री लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, ब्रांचेस बन जाती हैं, और मास्टर से ये स्टार्ट होती है, ये ब्रांचेस बन जाती हैं, ठीक है।
अच्छा, ब्रांचेस में एक चीज और याद रखनी, जैसे आपने जो डेटा मैंने बताया कि ब्रांच में पुराना डेटा सारा कॉपी हो जाता है, तो कहां तक का कॉपी होगा? अब जैसे इस बंदे ने यहां पे कुछ कमिट करके यहां पे सपोज इसने एबीसी काम तक कर लिया था, जो भी काम था, तो यहां से जब ये अपनी ब्रांच क्रिएट करेगा तो ये वाला डेटा जो भी यहां होगा वो यहां कॉपी होगा। ठीक है, आपने ये नहीं सोचना कि ये वाला डेटा कॉपी होगा यहां पे, नहीं, जो भी वहां पे जहां से ब्रांच क्रिएट की जा रही है वहां पे जो भी एक्चुअल डेटा पड़ा था उस टाइम पे, जो भी वहां कुछ था उस ब्रांच में, उसकी जब दूसरी ब्रांच वहां से क्रिएट करोगे तो उसमें वो सारा डेटा कॉपी हो जाता है। ठीक है, उस लेवल तक का, उस पॉइंट तक का, जैसे यहां से ब्रांच क्रिएट करूंगा तो यहां तक जो काम हुआ था वो कॉपी हो जाएगा नई ब्रांच में। अगर मैं यहां पे ब्रांच क्रिएट करता हूं, अगर मैं यहां से ब्रांच क्रिएट करता हूं तो यहां पे मैंने खाली index.html तक का काम किया था, तो यहां पे सिर्फ index.html तक का काम ही तो कॉपी होगा, क्योंकि आगे वाला काम तो यहां आगे किया है मैंने बाद में। तो ब्रांच जहां से निकलती है वहां पे जो काम हो रखा होता है वो एग्जैक्ट कॉपी हो जाता है। ये बात भी आपको समझ आ गई। कैन क्रिएट वन ब्रांच ऑन द बेसिस ऑफ अनदर ब्रांच, तो वही वाली बात है कि आपने जो काम वहां किया है वही बिल्कुल एग्जैक्ट वहां पे कॉपी हो जाता है। चेंजेस आर पर्सनल टू दैट पर्टिकुलर ब्रांच, लेकिन अब उस ब्रांच में आप जो भी चेंजेस करोगे वो वहीं पे रहेंगे, वो उसमें कॉपी नहीं होंगे जिससे वो ब्रांच बनी है। ठीक है, डिफॉल्ट ब्रांच इज मास्टर। डिफॉल्ट ब्रांच क्या होती है? मास्टर होती है, तो उसको आपको पता ही है आपको। फाइल क्रिएटेड इन वर्क स्पेस विल बी विजिबल इन एनी ऑफ द ब्रांच वर्क स्पेस अंटिल यू कमिट। वंस यू कमिट देन दैट फाइल बिलोंग्स टू दैट पर्टिकुलर ब्रांच। इस पॉइंट को मैं बाद में डिस्कस करूंगा, जब अभी आप लिख के रख लो, जब मैं लैब कराऊंगा उसके बाद मैं इस पॉइंट का मतलब आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ये सारी बातें थी हमारे गिट के बारे में, गिट के टर्मिनोलॉजीज क्या हैं और गिट के एडवांटेजेस की अब जरा शॉर्ट में बात कर लेते हैं। तो एडवांटेजेस की बात करें तो सबसे बड़ी एडवांटेज है कि गिट क्या होता है? फ्री होता है, ओपन सोर्स है, इसको आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है। आप जहां भी विंडो पे इस्तेमाल कर रहे हैं, लिनक्स मशीन पे इस्तेमाल कर रहे हैं, ये फ्रीली अवेलेबल है। आप विंडो में डाउनलोड कर सकते हैं, मैक पे भी कर सकते हैं और कहीं भी लिनक्स पे भी कर सकते हैं। फास्ट एंड स्मॉल है। फास्ट क्यों है आप बताइए? फास्ट क्यों है? जो हमारा ये है क्या बोलते हैं गिट, फास्ट इसलिए है क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूटेडली काम करता है। आपके पास लोकल मशीन होती है, आप उस पर सारे चेंजेस करते हैं, सारा काम करते हैं, आपको सेंट्रल सर्वर से कनेक्ट होने की जरूरत नहीं है। आप इसको ऐसे समझें कि अगर लैपटॉप में मुझे सी ड्राइव से डी ड्राइव में कुछ कॉपी करना है तो सेकंडों में हो जाएगा, चाहे वो 5 GB की फाइल क्यों ना हो। बट अगर वही 5 GB मुझे ट्रांसफर करना है पेन ड्राइव में तो टाइम लगता है, लेकिन सी ड्राइव से डी ड्राइव नहीं लगता, क्योंकि दोनों लोकली प्रेजेंट है। तो आप जब कोड को भी लोकली लिख रहे होते हो तो बड़ी जल्दी जल्दी काम हो रहा होता है, फास्ट काम होता है, क्योंकि हमें उसे कहीं और बाहर नहीं भेजना, क्लाउड पे या इंटरनेट के थ्रू कहीं और किसी सर्वर पे नहीं भेजना। तो यहां पे ये फास्ट बहुत है। और स्मॉल भी है, स्मॉल इन साइज है। गिट आपका बड़ा स्मॉल होता है, कॉम्पैक्ट होता है, जो फाइल भी ये स्टोर करता है वो कॉम्पैक्ट होती है। और गिट की जो कोड या कमांड लिखा गया है वो सी लैंग्वेज में लिखा गया है, इसलिए बाकी लैंग्वेजेस के साथ इसका कोई मसला भी नहीं होता है। ठीक है, सिक्योरिटी की बात करें तो मैंने आपको बताया था एसएचए का इस्तेमाल करता है, चेकसम का इस्तेमाल करता है। कोई बंदा जरा सा भी चेंज करेगा ना हमें पता चल जाएगा, क्योंकि वो चेकसम चेंज हो जाएगा, वो मैंने आपको एग्जांपल दिया था। तो ये सिक्योर है। गिट यूजेस अ कॉमन क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन। उस हैश फंक्शन का नाम क्या है? SHA-1, जो मैंने आपको बताया था। अगर आपको नहीं भी ये बातें समझ आ रही है कोई बात नहीं, आप लिख के रख लें। टू नेम एंड आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट्स विद इन इट्स डेटाबेस। तो यहां पे सिक्योर भी होता है गिट बहुत ज्यादा इन कंपैरिजन टू अदर सॉफ्टवेयर्स। नो नीड ऑफ पावरफुल हार्डवेयर। पावरफुल हार्डवेयर की जरूरत ही नहीं है हमें। क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए जब हम सेंट्रलाइज्ड वर्जन कंट्रोल सिस्टम इस्तेमाल करते थे तो एक थोड़े बंदे काम कर रहे हैं तो उस सर्वर पे लोड कम है, लेकिन ज्यादा बंदे काम कर रहे हैं और सारे उस सर्वर से कनेक्ट है, सेंट्रल सर्वर से कनेक्ट है काम करने के लिए, तो सर्वर पे लोड पड़ता था। लेकिन यहां सर्वर पे लोड वाली बात ही नहीं है, क्योंकि सब अपनी अपनी मशीन पे लोकल रिपोजिटरी में काम कर रहे हैं। सर्वर पे तो उन्हें कनेक्ट ही नहीं होना, सर्वर पे तो तब होना है जब उन्हें वो सारा कोड सर्वर पे डालना है। तो वो आपकी मर्जी, आप किस टाइम डाल रहे हैं, सब एक साथ तो नहीं डाल रहे होंगे वहां पे कोड। तो यहां पे सर्वर पे लोड नहीं आता। ठीक है, क्योंकि सब अपनी अपनी लोकल मशीन पे काम कर रहे हैं, सारे बंदे सर्वर से जुड़े हुए नहीं है। अगर सारे बंदे सर्वर पे ही काम कर रहे हैं सेंट्रली तो फिर उस सर्वर पे लोड पड़ जाना लाजमी बात है। ठीक है, तो यहां पे नो नीड ऑफ पावरफुल हार्डवेयर, किसी पावरफुल हार्डवेयर की जरूरत ही नहीं है, आपने अपनी मशीन पे काम करना है। ठीक है, इजियर ब्रांचिंग, यहां पर ब्रांचिंग करना भी इजियर है इन कंपैरिजन टू CVCS। हालांकि मैंने यहां पे ये जो चीज लिखी है ये जस्ट आपकी रिमेंबरिंग के लिए लिखी है, हालांकि ये काम CVCS में भी होता है। तो इफ वी क्रिएट अ न्यू ब्रांच इट विल कॉपी ऑल द कोड टू द ब्रांच। ठीक है, तो ये कॉपी करके एक नई ब्रांच बना देता है और वहां पे आप अपने सारा आगे का काम कर सकते हैं, पर जो भी काम करेंगे वो उस ब्रांच में ही रहेगा, वो पिछले में नहीं जाएगा जिससे कॉपी किया। अच्छा, यहां पे मैंने रिपोजिटरी की भी बात करी है, क्योंकि ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। रिपोजिटरी हमारी जो होती है दो तरह की होती है, एक लोकल होती है, एक सेंट्रल होती है। लोकल मतलब गिट रिपोजिटरी हो गई, सेंट्रल यानी गिट हब हो गया। ठीक है, या गिट लैब हो गया, या फिर बिट बकेट, जो भी आप इस्तेमाल करना चाहें। जरूरी नहीं है कि आप गिट हब ही करेंगे। ठीक है, तो हम सेंट्रल रिपोजिटरी
को बेयर रिपोजिटरी भी कहते हैं, ये इसका सिर्फ एक नाम है, नहीं समझ आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। बेयर रिपोजिटरी का मतलब है सेंट्रल रिपोजिटरी जो कहीं और पड़ी हुई है, सर्वर पे या गिटहब पे, क्लाउड पे, ठीक है। स्टोर एंड शेयर ओनली, यहां पे हम सिर्फ स्टोर कर सकते हैं या वहां से शेयर कर सकते हैं, पुल कर सकते हैं, पुश कर सकते हैं, ये काम हम कर सकते हैं। वहां बैठ के चेंजेस नहीं कर सकते, वो सिर्फ स्टोर करने के लिए है। ये स्टोरेज है, ये एक्चुअली में एक स्टोरेज है, यहां पे हम सिर्फ डेटा को स्टोर करते हैं, ठीक है, और शेयर कर सकते हैं बाकी बंदों के साथ। ऑल सेंट्रल रिपोजिटरीज आर बेयर रिपोजिटरी, उनका नाम है, ठीक है। अब नॉन बेयर क्या हो गई? लोकल रिपोजिटरी, जो आपके खुद के सर्वर में बन जाती है। आप एक फोल्डर बनाते हैं, डायरेक्टरी बनाते हैं, और जब वहां पे गिट इनिट कमांड चलाएंगे तो वो क्या होगा? वो कन्वर्ट हो जाएगी डायरेक्टरी गिट रिपोजिटरी के अंदर, जिसे हम लोकल रिपोजिटरी कहते हैं, या फिर टेक्निकल टर्म में नॉन बेयर रिपोजिटरी कहते हैं। इसका मतलब सिंपल है, लोकल रिपोजिटरी मेरी मशीन में है। वेयर यू कैन मॉडिफाई द फाइल, यहां आप मॉडिफाई कर सकते हैं। आप यहां मॉडिफाई नहीं कर सकते सेंट्रल रिपोजिटरी में, वहां तो सिर्फ स्टोर करते हैं। फाइनली जो भी काम आप चाहते हैं बैकअप के लिए मैं वहां पे रख लूं, ठीक है। ऑल लोकल रिपोजिटरी आर नॉन बेयर रिपोजिटरीज। तो आई होप ये सारा लेक्चर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। हो सकता है लेक्चर थोड़ा लंबा रहा हो आज का, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता था क्योंकि मुझे टॉपिक वाइज चलना है और एक टॉपिक एक ही लेक्चर में फिनिश करना है ताकि वो बात कंटिन्यू रहे और आपको समझ आ जाए, ठीक है। लेक्चर को 1 या 2 बार जरूर देखिएगा इसको। और चलिए बात को किसी खूबसूरत शेर के साथ खत्म करते हैं। अभी हाल ही में मैं बैठा हुआ था 1-2 दिन पहले, और ऐसे ही रात को मुझे कुछ ख्याल आया और मैंने कहा कि चलो कुछ लिखते हैं। तो मैं ज़्यादा तो नहीं लिख पाता हूँ अब वक्त की कमी की वजह से, लेकिन 2-4 लाइन मैंने लिखी थी और वो आपको सुनाना चाहता हूँ कि बिछड़ गए मगर याद आना चाहिए था, बिछड़ गए मगर याद आना चाहिए था, नाम ना सही चेहरा याद आना चाहिए था, हौसला बहुत था मगर आंखें छलक आई मेरी, हौसला बहुत था मगर आंखें छलक आई मेरी, महफिल में तुझे मेरे बाद आना चाहिए था। एक अंजुम रहबर साहिबा का एक शेर मुझे बड़ा याद आता है, बड़ा फिट बैठता है मुझ पर कि मोहब्बतों को सलीका सिखा दिया मैंने, मोहब्बतों को सलीका सिखा दिया मैंने, तेरे बगैर भी जी कर दिखा दिया मैंने, बिछड़ना मिलना तो किस्मत की बात है लेकिन दुआएं दे तुझे शायर बना दिया मैंने। तो चलिए ख्याल रखिए अपना और दुआओं में याद रखिए।